जैकब के जाने के महीनों बाद रेनी माउंटेन रेंजेस में आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। टप टप टप। इस वक्त एक पतली परछाई जिसने टाइट काले कपड़े और केप पहना था घने जंगल से बाहर निकली और कुछ 100 मीटर दूर उफनती हुई विशाल नदी को खुशी यानी एक्सटेसी और उल्लास यानी ग्ली भरी पन्ना जैसी आंखों से देखा। मैं आखिरकार अनकॉमन और रेयर रीजन के बीच की मशहूर बॉर्डर रिवर तक पहुंच गई, और वो भी अकेले। केप के पीछे से एक सुरीली आवाज गूंजी जो उत्साह से भरी थी। ये कोई और नहीं बल्कि एलिस थी, जिसने आखिरकार रेनी माउंटेन रेंजेस को पार कर लिया था और बॉर्डर रिवर तक पहुंच गई थी। लेकिन मैं इस नदी को पार कैसे करूं? पानी का बहाव मेरे लिए बहुत तेज है। क्या मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए या कोई और रास्ता है? एलिस ने उफनती नदी को देखते हुए सोचा। हालांकि इससे पहले कि वो और जांच पड़ताल कर पाती, ओह, एक स्थानीय, हमारी किस्मत बुरी नहीं है, एक मजाकिया आवाज गूंजी जिससे एलिस का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट भी कर पाती, एक नकाबपोश शख्स प्रेत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ और उसे एक भयानक अजीब दबाव महसूस हुआ और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। और तो और, जब उसने इस शख्स का साइज देखा तो उसे निराशा हुई। ये व्यक्ति 5 मीटर से ज्यादा लंबा था, जो किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। इस दानव से आने वाला दबाव इतना भारी था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसके बाद और नकाबपोश आकृतियां उसके चारों ओर दिखाई देने लगी, जिससे हवा में घुटन होने लगी, क्योंकि वे सभी खौफनाक दबाव छोड़ रहे थे। नतीजतन एलिस अपने घुटनों पर गिर गई और हवा के लिए बुरी तरह हाँफने लगी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। ठीक है, नंबर 42 और बाकी सब, इस पर अपना माना क्रशर डालना बंद करो, वरना हमारे कुछ पूछने से पहले ही ये मर जाएगा। एक दमदार आवाज गूंजी जो अधिकार से भरी थी। टैस्क टैस्क। और मुझे लगा था कि हमने उस मुसीबत को भागते हुए पकड़ा है। ये तो बस एक चींटी है। एक तिरस्कारपूर्ण आवाज हंसी। एलिस को अचानक लगा जैसे वो सारा पहाड़ी दबाव गायब हो गया है और वो खांसते हुए सांस ले सकती थी। ये लोग कौन हैं? वे उससे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं मरने वाली हूं? क्यों? क्यों मुझे खुद को साबित करने का मौका मिलने से पहले ही मरना होगा? उसका उसका बदला लेने से पहले? एलिस के दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगे। है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक में जा रहा है, कितना कमजोर है। उनमें से एक ने तिरस्कार से ताना मारा और एलिस के पेट में जोरदार लात मारी, जिससे वो किसी गुड़िया की तरह दूर जा गिरी। अब इससे पहले कि हमें जवाब मिले, इसे तोड़ो मत। नंबर 42 और बाकी सब, अपना काम करो। उसी दमदार आवाज ने फिर से अवमानना के साथ आदेश दिया। इस वक्त एक 5 फीट लंबा नकाबपोश शख्स एलिस की तरफ बढ़ा, जो कीचड़ में पड़ी थी और उसके केप से खून टपक रहा था। रहस्यमयी शख्स नंबर 23 ने देर नहीं की और अचानक अपनी सलेटी नुकीली उंगली एलिस के सिर की तरफ की। अगले ही पल उंगली सलेटी चमक में चमकी और फिर उंगली का नाखून फैलकर एक नुकीली पिन बन गया और एलिस के सिर में घुस गया। नुकीला नाखून सलेटी चमक में चमक रहा था और नंबर 23 से एक बचकानी आवाज आई। ये पूरी तरह से मेरे सम्मोहन में है कैप्टन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। गुड गर्ल। एक लंबा हट्टा कट्टा शख्स चलकर आया और उसने नंबर 23 के सिर को थपथपाया। फिर उसने अपना सिर एलिस की तरफ घुमाया और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम और प्रजाति क्या है? कीचड़ में पड़े हुए एलिस की आंखें पूरी तरह बेजान थी और उसने अपना मुंह खोला और एक कठपुतली की तरह जवाब दिया, खून या किसी और चीज की परवाह किए बिना। मेरा नाम एलिस राइली है और मैं एक इंसान हूं। इंसान? क्या ये वो मवेशी नहीं है जिन्हें हम पाल रहे हैं? कैप्टन हैरान लग रहा था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? रेयर रीजन जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं मजबूत बनना चाहती हूँ। क्यों? खुद को साबित करने के लिए। ओह, किसे? जैकब स्टीव को। जैकब स्टीव कौन है? क्या वो भी इंसान है और तुमसे ज्यादा मजबूत है? वो सिल्वर टायरेंट है। हाँ, वो इंसान है और मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। दिलचस्प। इस रीजन में इसकी ताकत टॉप टीयर पर है, तो अगर वो व्यक्ति इससे मजबूत है तो इसका मतलब है कि शायद वो कोई छिपा हुआ एक्सपर्ट है, और इसके जवाब से लग रहा है कि इसे उसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। कैप्टन ने कहा, क्या तुम जानती हो कि फेसलेस एंशिएंट कौन है? नहीं। तो क्या तुम किलर स्कल सोसाइटी के बारे में जानती हो? नहीं। इस वक्त वो विशालकाय दानव नंबर 42 अपनी गगनभेदी आवाज में बोला, कैप्टन, ये स्थानीय बेकार है, क्या मैं इसे खा सकता हूं? ऐसा लग रहा है कि हमें अगला शिकार इस जैकब स्टीव से शुरू करना चाहिए। हमें इस फेसलेस एंशिएंट को ढूंढने से पहले इस बार सभी वेरिएबल्स को साफ करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब यहाँ है,
क्योंकि वेयरहाउस खाली है तो शायद वो हमारे आने से बहुत पहले ही भाग गया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, भले ही समस्या आए या ये फेसलेस एंशिएंट फिर से साजिश कर रहा हो। कैप्टन की आवाज़ बर्फीली हो गई और उसके सिर के ऊपर गिर रही बारिश भाप में बदल गई। परम शक्ति के आगे सब कुछ व्यर्थ है। जैसे ही उसकी आवाज़ थमी, है, तुमने सही कहा, परम शक्ति के आगे सब कुछ व्यर्थ है। एक ताकतवर आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी जिससे स्कल्स चौंक गए। कौन? कैप्टन की आवाज़ गूंजी और उसका ऑरा बढ़ गया और बाकी सब भी हाई अलर्ट पर हो गए। ही, मुझे कभी नहीं सोचा था कि किलर स्कल सोसाइटी इस बंजर जगह में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भेजेगी। तुम जरूर ए रैंकिंग स्कल्स में टॉप 10 में होगे, है ना? आवाज़ ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। कायर, सामने आ और मैं तुझे बताऊंगा। कैप्टन दहाड़ा और उसके शरीर पर आग जलने लगी। हा 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 हा, कितना घमंडी कायर है। देखते हैं तुम हमें कैसे मारते हो। विशाल काय दानव नंबर 42 पागलों की तरह हंसा, जिससे आसपास का इलाका कांपने लगा। हालांकि उन स्कल्स में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि एलिस का शरीर अपनी जगह से गायब हो चुका था। हर स्कल अपने बैटल स्टांस में आ गया और अजीब रोशनी में चमकने लगा। हा 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 हा, अच्छा, बहुत अच्छा। अज्ञानता सच में एक वरदान है। आवाज जोर से हंसी, जैसे वो कोई जोकर शो देख रही हो। तुम्हारे मरने से पहले मुझे तुम्हारा नजरिया बढ़ाने दो। आवाज इस पल बर्फीली हो गई। ट्रिपल एस स्पेल, आइस डोमेन। फायर फील्ड की लाल आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसने नाम सुना और वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो बेवकूफों, ये व्यक्ति एक। बहुत देर हो चुकी है, आवाज ने ताना मारा। इसके बाद हवा में एक अजीब ठंडी ऊर्जा बहने लगी और बारिश की बूंदें अचानक बर्फ के गोलों में बदल गईं और फिर सब कुछ खतरनाक रफ्तार से जमने लगा। उन स्कल्स को पता चलने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हुआ और वे सब बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। यहाँ तक कि फायर फील्ड के चारों ओर की आग भी इस अजीब जमाव को रोक नहीं पाई और वो भी दूसरों की तरह एक बर्फ की मूर्ति बन गया। इस अजीब जमाव ने न सिर्फ उन्हें प्रभावित किया बल्कि आसपास के माहौल को भी, और ये कॉमन रिवर तक फैल गया, उसे भी जमा दिया। 2 मील से ज्यादा का इलाका बर्फ का मैदान बन गया, इससे पहले कि वो फैलना बंद हुआ, और इसमें सिर्फ 10 सेकंड लगे। इस वक्त बारिश भी सामान्य रूप से गिरने लगी। इस बिंदु पर बर्फ के मैदान के दूसरी तरफ कदमों की आवाज आई और लंबे लिबादे और मास्क वाले कुछ आकृतियां प्रकट हुईं और जमी हुई कॉमन रिवर पर चलने लगी। सबसे आगे वाला शख्स एक सफेद तलवार पकड़े हुए था जो ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल से तराशी गई हो। ये क्रिस्टल तलवार इस वक्त नीली चमक में चमक रही थी। वे सब बॉर्डर रिवर पार करके उन बर्फ की मूर्तियों के पास पहुंचे। इस समय एक और आकृति प्रकट हुई जिसने उन रहस्यमयी आगंतुकों जैसे ही लिबादे पहने थे, लेकिन ये व्यक्ति अपने कंधे पर एक शव उठाए हुए था जो कोई और नहीं बल्कि बेहोश एलिस थी। क्रिस्टल तलवार पकड़े हुए व्यक्ति की आवाज आई, लड़की कैसी है? दूसरे ने जवाब दिया, ठीक है माय लॉर्ड। शाबाश, उसका इलाज करो, वो एक स्पेशल वन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस बंजर जगह में उसके जैसी कोई मिलेगी। हमारा ट्रिप पूरी तरह बेकार नहीं गया। वो खुशी से हंसा। उन स्कल्स के बारे में क्या? लगता है वे सचमुच यहाँ कोई बड़ा कांड कर रहे थे, वरना फायर फियन जैसा व्यक्ति इस जगह कभी नहीं आता। एलिस को पकड़े हुए व्यक्ति ने सवाल किया। ये एक महिला की आवाज़ थी। तलवार पकड़े हुए व्यक्ति ने उन स्कल्स को देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। है, ये सारा इल्ज़ाम किलर स्कल सोसाइटी पर डालने के लिए बेहतरीन सबूत होंगे। वे सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकते हैं कि उन्होंने किसी ऐसे को निशाना बनाया जिसे उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। उसकी आवाज़ इस पल सख्त हो गई। मेरे आदेशों का पालन करो, माइग्रेशन शुरू करो और विनाश के लिए तैयार रहो। मैं चाहता हूं कि सब कुछ 1 महीने में हो जाए। अनकॉमन रीजन से बहुत दूर एक काला जहाज सूरज की तेज रोशनी में पानी की शांत सतह पर तैर रहा था। इस काले जहाज के चारों ओर नीले सागर का विशाल विस्तार था और जहां तक नजर जाती थी पानी के अलावा कुछ नहीं था। अचानक शांत पानी की सतह पर लहरें उठने लगीं, जैसे कुछ बाहर आ रहा हो। छपाक, एक परछाई पानी से बाहर निकली और काले जहाज के डेक पर उतरी। इस व्यक्ति ने एक टाइट ब्लैक डाइविंग सूट पहना था और वो 6.5 फीट लंबा था। उसका चेहरा खुला था और वो बेहद हैंडसम था। पीली सफ़ेद त्वचा, तीखी एम्बर आंखें और तराशा हुआ जबड़ा। उसका शरीर किसी एथलीट जैसा मर्दाना था और सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ उसके लंबे सिल्वर बाल और तलवार जैसी सिल्वर भौहें थीं। ये जेकब के अलावा और कौन हो सकता था? जेकब ने 3 फीट लंबी मछली को डेक पर फेंका जिसके सिर पर एक लंबा काला सींग था। वो उसे पहले ही मार चुका था। मैं इस हॉर्न फिश को रोज खाकर बीमार पड़ सकता हूँ। आखिर वो डेस्पेयर मिस्ट है कहाँ?
मुझे 1 महीने पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी यहाँ भटक रहा हूँ। मुझे हैरानी है कि ये नक्शा सही भी है या नहीं। जेकब ने अपने चेहरे पर तीखे भाव के साथ बड़बड़ाया। उसे रेयर प्लेन्स की यात्रा शुरू किए हुए 10 महीने से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन स्टार ओशन में घुसने और कॉमन प्लेन्स को छोड़ने के बाद वो बस आगे बढ़ता रहा, बिना ये जाने कि वो कहाँ है। उसके पास नेविगेट करने के लिए सिर्फ एक वर्चुअल मैप था, और उसके पास एक से ज्यादा मैप थे, इसलिए उन सब का गलत होना नामुमकिन था। लेकिन किसी वजह से नक्शे के अनुसार मशहूर डेस्पेयर मिस्ट दिखाई नहीं दी। इसलिए 1 महीना बीतने के बाद जेकब बेचैन हो गया था, लेकिन उसने काले जहाज का रास्ता बदलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे निर्देशांक रीसेट हो जाते, और उसे डर था कि वो इस महासागर में खो सकता है। न सिर्फ उसे अपनी यात्रा में कोई खूंखार जलीय जानवर नहीं मिले, बल्कि उसे खाने के लिए शिकार भी करना पड़ा। हालांकि नक्शे और जिस रास्ते पर वो था, उसके अनुसार वो पहले ही रेयर प्लेन्स के पूर्वी स्टार ओशन में प्रवेश कर चुका था, और 1 हफ्ते में वो रेयर प्लेन्स के किनारे पर पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि स्टार नेटवर्क पर सर्च करने के बाद भी उसे यही नतीजा मिला, और नक्शा पूरी तरह सही था। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि मशहूर कोहरा बस एक धोखा था, या वो सारे नक्शे ही गलत थे। जो भी हो, वो जानता था कि वापस जाना कोई विकल्प नहीं है, और उसने ये देखने के लिए 2 हफ्ते और इंतजार करने का फैसला किया कि वो किनारे पर पहुंचता है या नहीं। कॉमन प्लेन्स में रहते हुए जेकब ने काले जहाज के ऑटो पायलट और नक्शे की सटीकता को बार बार टेस्ट और अनुभव किया था, इसलिए वो जानता था कि उनमें कोई समस्या नहीं है। शायद इसका स्टार ओशन से कुछ लेना देना था। अगर वो सचमुच डेस्पेयर मिस्ट का सामना किए बिना रेयर प्लेन्स तक पहुंच गया, तो वो खुद को लकी मानेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो खो गया या नेविगेशन फंक्शन में कुछ गड़बड़ हुई, तो वो बस बुरे से बुरे के लिए तैयार हो सकता था। बहरहाल, इन पिछले महीनों में जेकब खाली नहीं बैठा था। उसने रेयर प्लेन्स और स्टार नेटवर्क में उसकी दिलचस्पी जगाने वाली हर चीज़ के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना जारी रखा। और तो और, अब उसका अपनी ताकत पर और भी बेहतर नियंत्रण था। वो इस हॉर्न फिश का शिकार भी कर सकता था, जो अब एक कॉमन टियर 12 प्रजाति थी, और वो भी पानी के अंदर। जेकब ने पाया कि किसी वजह से वो पानी में एक फुर्तीली मछली की तरह चल सकता है, और जैसे जैसे वो पानी में रहता, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती। उसने सोचा कि शायद इसका वाटर मेडिटेशन से कुछ लेना देना हो सकता है, जिसका उसने टायरांट मैंशन छोड़ने के बाद से अभ्यास नहीं किया था, और वो इस गहरे समुद्र में इसे आजमाने के बारे में सोचेगा भी नहीं जब तक कि वो आत्महत्या ना करना चाहे। जब जेकब हॉर्न फिश को साफ करने ही वाला था, वो अचानक मुड़ा और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने काले जहाज से कुछ मील दूर एक परछाई देखी जो उसकी दिशा में आ रही थी। स्टार ओशन के इस बंजर हिस्से में कोई जहाज नहीं होना चाहिए जो कॉमन प्लेन्स की ओर जाता हो, या वो कॉमन प्लेन्स में जा रहे हो। खैर, वो कॉमन प्लेन्स से भी हो सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। मेरे पास उस नक्शे के अलावा कोई पुष्टि नहीं है कि मैं रेयर प्लेन्स में हूँ। चलो देखते हैं कि क्या वे मेरे रास्ते आ रहे हैं और दोस्ताना हैं। जेकब ने सोचा और अपना गियर पहनने चला गया। वो स्टार सी के भीतर कोई जोखिम नहीं लेगा। ये काला जहाज और भी कीमती था, इसलिए जिस पल उसे उनसे शत्रुता महसूस होगी और वे उसके जितने ताकतवर नहीं होंगे, वो बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करेगा। जल्द ही परछाई साफ हो गई, जैसे वो काले जहाज की दिशा में आ रही थी। जेकब कैबिन की छत पर खड़ा था। उसने काला कवच पहना था और एक लंबा जैकेट उसके उपकरणों को ढक रहा था। उसने अपना काला मास्क भी पहना हुआ था और अपने सिल्वर बालों को हुड से ढक लिया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने जहाज को अपनी ओर आते देखा। ये एक मध्यम आकार का बैटल सेल शिप था, जो नेवी ब्लू रंग का था और पाल सलेटी रंग के थे। जब उसकी नज़र ऊपर गई, जहां 2 क्रॉस किए गए सुनहरे तलवारों के प्रतीक वाला काला झंडा लहरा रहा था, तो उसकी आंखों में हैरानी की चमक आई, क्योंकि उसने रेयर प्लेन्स से जुड़ी किताबों में वो प्रतीक देखा था। कॉमन प्लेन्स की तरह, जो अलग अलग क्षेत्रों द्वारा अलग किए गए थे और कई शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करती थीं, रेयर प्लेन्स बिल्कुल अलग था। रेयर प्लेन्स पूरी तरह जीते और खोजे नहीं गए थे। खोजे गए क्षेत्र को रेयर फ्रीडम प्लेन्स के रूप में जाना जाता था। ये खोजा गया क्षेत्र ही पूरे कॉमन प्लेन्स से 10 गुना बड़ा था। रेयर फ्रीडम प्लेन्स 4 शक्तियों के बीच बटा हुआ था: गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री, लाइट नेशन, आयरन सियराज, आइस नेशन। साथ ही कॉमन प्लेन्स के विपरीत रेयर फ्रीडम प्लेन्स में नस्लीय कारक लगभग ना के बराबर था, और एकमात्र कारक जो मायने रखता था वो थी ताकत और क्षमता। प्रजातियों के इवोल्यूशन सिस्टम की जानकारी गहरी थी,
और जब तक कोई अच्छी क्षमता दिखाता वो इन 4 शक्तियों की रैंक में शामिल हो सकता था और उन अकल्पनीय संसाधनों तक पहुंच सकता था जो जनता के पास नहीं थे। रेयर फ्रीडम प्लेन्स में 3 महाशक्तियों के प्रभाव को भी कम नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि वो अभी भी इन 4 स्थानीय शक्तियों से ऊपर थीं, लेकिन किसी स्थानीय संघर्ष से दूर रहती थीं। जब तक कोई उन्हें उकसाता नहीं, वे दूसरों के काम में दखल नहीं देती थीं। इसके विपरीत 3 महाशक्तियों की भूमिका रेयर फ्रीडम प्लेन्स की 4 शक्तियों के लिए और भी जरूरी थी, क्योंकि वे सभी एक्सपर्ट्स को तैयार करने और ज्ञान हासिल करने और ज्यादा जमीन जीतने के लिए उन पर निर्भर थे। कोई कह सकता है कि 3 महाशक्तियां इन 4 शक्तियों के लिए एक्सपर्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां थीं। गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री रेयर फ्रीडम प्लेन्स के पूर्वी स्टार ओशन के सबसे करीब थी। इसलिए गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री का झंडा देखकर जेकब स्वाभाविक रूप से चौंक गया, जिससे उसे वो पुष्टि मिल गई कि वो वास्तव में पूर्वी स्टार ओशन में है। लेकिन इससे वही सवाल फिर खड़ा हो गया कि उसे मशहूर डेस्पेयर मिस्ट का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। वो कहाँ गई? वो कभी नहीं मानेगा कि वो लकी था या किसी ने उसके सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए उसे साफ कर दिया था। बहरहाल, चूंकि वो पहले ही रेयर प्लेन्स पर था, उसने परवाह करना छोड़ दिया और मौजूदा मामले पर ध्यान केंद्रित किया। उसे गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहना होगा। वो मंजिल तक पहुंचने से पहले लोकल पावर से नहीं उलझना चाहता था। ये जगह कॉमन प्लेन से कहीं ज्यादा एडवांस थी, लगभग आधुनिक सभ्यता के स्तर पर, और पीक रेयर रैंक के एक्सपर्ट्स इस जगह पर शासन करते थे। जेकब की मौजूदा ताकत के साथ भी वो रेयर प्लेन्स में कॉमन प्लेन्स की तरह इनविंसिबल होने से कोसों दूर था, इसलिए उसे अपने लिए कोई मुसीबत नहीं चाहिए थी। फिर अभी भी किलर स्कल सोसाइटी थी, जो शायद पागल कुत्तों की तरह उसे ढूंढ रही थी। जब गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री का जहाज जेकब के काले जहाज से सिर्फ दसियों मीटर दूर था, एक गहरी आवाज गूंजी, अजनबी, अपनी पहचान का सबूत, इस जहाज का परमिट और सेलिंग लाइसेंस दिखाओ। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शांति से आत्मसमर्पण करो और गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री के कानूनों के अनुसार अभिरक्षा स्वीकार करो। इसके बाद जहाज की तोपों को तुरंत जेकब के काले जहाज पर लॉक कर दिया गया। अगर जेकब विरोध करता तो वे सचमुच उसे उड़ा देते। सिर्फ इन शब्दों और हरकतों से जेकब जान गया कि यह शांति से खत्म नहीं होगा। उसके पास उनकी मांगी गई कोई चीज नहीं थी। वो सोचने लगा कि क्या उसने सोसाइटी के नक्शे के बजाय दूसरे नक्शे का पालन करके ऐसा रास्ता चुन लिया जो निगरानी में था। ये बहुत संभव था। जेकब ने डेक के किनारे पर चलते हुए और उसे ठंडी नजरों से देखते हुए नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में एक आदमी को देखा। ये आदमी 3 मीटर लंबा था, जिसका शरीर हट्टा कट्टा और सुनहरे लंबे बाल थे। उसके पूरे कांच से त्वचा वाले चेहरे पर अजीब काले प्रतीकों के टैटू बने हुए थे। एक बिगॉट बारबेरियन। जेकब रेयर फ्रीडम प्लेन्स की प्रजातियों से अनजान नहीं था, जैसे वो कभी कॉमन प्लेन्स के बारे में था। उसने रेयर फ्रीडम प्लेन्स की हर बुद्धिमान और स्थानीय प्रजाति को याद कर लिया था। स्टार नेटवर्क पर काफ़ी जानकारी उपलब्ध थी। उसने तुरंत बारबेरियन रेस के उन अनूठे नस्लीय लक्षणों को पहचान लिया जो शारीरिक ताकत में जायंट्स से बस थोड़े ही नीचे थी। बारबेरियन रेस जायंट्स जैसी ही राक्षसी ताकत के साथ पैदा होती थी, लेकिन हर बारबेरियन अपने शरीर पर अजीब निशानों के साथ पैदा होता था जो टैटू जैसे दिखते थे। बिगाट बारबेरियंस बारबेरियन रेस की एक शाखा थे और रेयर फ्रीडम प्लेन्स में मौजूद कुछ बुद्धिमान प्रजातियों में से एक थे। कोई भी उन्हें उनकी कांच से त्वचा और सुनहरे बालों के साथ साथ उनकी असामान्य ऊंचाई और विशाल शरीर से पहचान सकता था। बिगाट बारबेरियन एक रेयर टियर 6 प्रजाति थी और फाइटर टाइप प्रजाति की श्रेणी में आती थी, जिसकी शारीरिक ताकत 600 टन से ज़्यादा थी। रेयर टियर से प्रजातियों की 2 अलग अलग श्रेणियां थीं, क्योंकि हर रेयर टियर प्रजाति के पास ऐसी शारीरिक ताकत नहीं होती थी। ये 2 श्रेणियां थीं, फाइटर्स, जो शुद्ध शारीरिक ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। रेयर फाइटर टियर श्रेणी के लिए शारीरिक ताकत नापने का सिस्टम टन में था। कोई भी प्रजाति जिसके पास कम से कम 100 टन शुद्ध शारीरिक ताकत हो, उसे रेयर टियर 1 फाइटर टाइप प्रजाति कहा जा सकता था। हर 100 प्लस टन के साथ टियर रेयर टियर 9 तक बढ़ता जाता था, जिसमें 900 टन से ज़्यादा ताकत होती थी। वाइजर। सबसे अजीब बात यह थी कि स्टार नेटवर्क पर रेयर वाइजर टियर श्रेणी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस एक नाम था। जेकब ने तुरंत अंदाज़ा लगाया कि इसका शायद एलिमेंट्स या जादू से कुछ लेना देना हो सकता है, जिसके बारे में इममोटिका ने उसे बताया था। क्योंकि किसी वजह से स्टार नेटवर्क पर एलिमेंट पावर, माना या मैजिक कोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके पास एकमात्र सुराग यही रहस्यमयी वाइजर प्रजाति थी।
बहरहाल जेकब को 800 टन से ज़्यादा ताकत के साथ एक रेयर टियर 8 फाइटर माना जा सकता था, और ये बिगाट बारबेरियन शायद उसका एक मुक्का भी नहीं झेल पाए। एक रेयर टियर 8 फाइटर इतना दुर्लभ था कि जेकब को अब तक उस पर एक सुराग भी नहीं मिला था, या शायद उसका स्टार नेटवर्क बहुत सीमित था। फिर भी ये युद्धपोत उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन वो दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, वरना अगर उन 50 से ज़्यादा तोपों ने एक साथ फायर किया तो उसका कीमती काला जहाज़ टुकड़ों में बिखर जाएगा। हालांकि इस जहाज़ में भी एक एनर्जी डिफेंसिव बैरियर लगा था, लेकिन जेकब को यकीन नहीं था कि ये इतनी सारी तोपों को रोकने के लिए काफ़ी है या नहीं। इसलिए उसने एक पल सोचा और फिर उस बिगाट बारबेरियन को देखते हुए कहा, जो अभी भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था, मुझे डर है कि मेरे पास वो कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि मैं एक स्टार ओशनोग्राफर हूँ और एडवेंचरर हूँ जिसे स्टार ओशन के रहस्यों का अध्ययन और खोज करना पसंद है। मुझे लगता है कि मैं अनजाने में गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के इलाके में भटक गया हूँ। मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता, इसलिए मैं इस कानून को तोड़ने के लिए किसी भी तरह का जुर्माना भरने को तैयार हूँ, और मैं तुरंत चला जाऊँगा, जेकब ने कहा। ऐसे कई स्टार ओशनोग्राफर थे जो खोज करना पसंद करते थे, इसलिए उसका कारण पूरी तरह झूठ नहीं था। हालांकि बिगाट बारबेरियन कोई बेवकूफ़ नहीं था और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के इलाके में भटकने की तुम्हारी वजह क्या है। या तो तुम शांति से हिरासत स्वीकार करो, या मैं खुशी खुशी तुम्हें हमेशा के लिए समुद्र के अंदर भेज दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए समुद्र का अन्वेषण या एक्सप्लोर करने दूंगा। जेकब ने बिगाट बारबेरियन को गहराई से देखा, जो उसे ठंडी नज़रों से घूर रहा था। जेकब की आंखें अचानक भावहीन हो गईं और वो एक धुंधले साए के साथ अपनी जगह से गायब हो गया, जिससे बिगाट बारबेरियन हक्का बक्का रह गया। वो कहाँ गया? वो चौंक गया, क्योंकि वो उस आदमी की हरकत देख भी नहीं पाया था। मैं यहाँ हूँ, पीछे से एक बर्फीली आवाज़ आई, जिससे बिगाट बारबेरियन चौंक कर मुड़ा। डेक पर नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में और भी लोग थे, और वो सब सन्न रह गए कि ये आदमी एक भूत की तरह डेक पर कैसे प्रकट हो गया। अभी भी ये करना चाहते हो? मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता और हम सब अपने रास्ते जा सकते हैं। इस बार जेकब के शब्द समझाने से ज़्यादा धमकी लग रहे थे। चूंकि वो पहले से ही दूसरी पार्टी के जहाज़ पर था, तो उसने फैसला कर लिया था कि अगर वो अब भी पीछे नहीं हटे, उसकी काबिलियत देखने के बाद भी अज्ञानी बने रहे, तो वो उन सबको मार डालेगा। लेकिन उन्हें मारने से शायद कोई अलार्म बज जाए, या अगर वो एक तय समय के भीतर वापस नहीं लौटे तो और जहाज़ उन्हें ढूंढते हुए आ सकते हैं। जेकब अभी भी किनारे से दूर था, इसलिए वो बेड़ों से लड़कर गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। चूंकि एक स्काउटिंग या गश्ती लगाने वाले जहाज़ पर भी एक बिगाट बारबेरियन तैनात था, तो साफ था कि वो कमज़ोर नहीं थे। दिलचस्प, एक स्कल ने मारने में संकोच किया जब उसके पास मौका था। तुम किलर स्कल सोसाइटी से नहीं हो ना? इस वक्त जेकब के पीछे से एक कोमल और बूढ़ी आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ सुनकर जेकब का चेहरा गंभीर हो गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने एक और बिगाट बारबेरियन देखा, लेकिन वो 3.4 मीटर लंबा था और उसका चेहरा झुर्रियों भरा था। उसकी नीली आंखों में जेकब का सामना करते हुए कोई डर या घबराहट नहीं थी। इसके विपरीत वो खुश लग रहा था। जेकब को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई जब उसने शब्द स्कल और बूढ़े बिगाट बारबेरियन की मुस्कान सुनी। उसे नहीं पता था कि उसने वो शब्द क्यों कहे या वो उससे डर क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसे उससे कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई। तो उसने जवाब देने का फैसला किया, नहीं, मैं कोई स्कल नहीं हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। बूढ़े बिगाट बारबेरियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप बता सकते हैं कि किलर स्कल सोसाइटी के अर्थ स्लेयर द्वारा चुराया गया वो ब्लैक शिप आपके कब्जे में कैसे आया? जेकब का दिल ठंडा हो गया जब उसने A995 का स्टार नेटवर्क आईडी सुना। उन्हें पता था, लेकिन कैसे? बूढ़े बिगाट बारबेरियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने जेकब की ठंडी आंखों में कुछ हलचल नोटिस की। उसने शांति से कहा, तुम एक तपस्वी एक्सपर्ट हो, है ना? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जेकब के पास अब कई सवाल थे और वो तनाव में था, क्योंकि वो सब ब्लैक शिप के बैकग्राउंड के बारे में जानते थे और उस बूढ़े आदमी के लहजे से वो बता सकता था कि वो विशेष रूप से ब्लैक शिप की वजह से यहाँ हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि वो तैयारी के साथ आए थे। हे, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक चोरी के सामान के साथ यात्रा कर रहे हो, बिना ये जाने कि वो चोरी का है, जिसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि तुम 4 शक्तियों के किसी भी प्राइवेट स्टार सर्वर के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो। ना तो तुम्हारे पास उस ब्लैक शिप का परमिट है, और ना ही तुम्हें ये पता है कि ब्लैक सी कंपनी से वो जहाज़ मिलना कितना महंगा और मुश्किल है। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता कि ब्लैक सी कंपनी आसानी से उस ब्लैक शिप को ट्रैक कर सकती है, बिना किसी स्टेल्थ कार्ड की मदद से। एक स्कल ऐसी नौसिखिए गलती नहीं करेगा। तो उस आदमी की बदकिस्मती थी कि उसका सामना तुमसे हो गया।
बूढ़े बिगाट बारबेरियन ने बिना कुछ छिपाए समझाया, और उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। आखिर में तुम्हारे पास टियर 6 फाइटर से ऊपर की ताकत है, और फिर भी तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के पास कैसी नौसैनिक शक्ति है, और फिर भी तुमने स्टार ओशन के बीचों बीच हिरासत का विरोध करने की हिम्मत की। जब तक कि तुम इतने आश्वस्त नहीं हो कि तुम तैर कर वापस जा सकते हो, या तुम एक तपस्वी या आदिवासी हो जो किसी द्वीप पर रहता था और एक बेवकूफ़ स्कल का सामना करने के बाद यहाँ तक आ गया। और मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि तुम दूसरा मामला हो, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि हम जो आईडी मांग रहे थे वो तुम्हारी स्टार वॉच की आईडी थी। और मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास स्टार वॉच नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक शिप उसके बिना काम नहीं करेगा। तो बताओ अजनबी, तुम कौन हो? बूढ़े बिगाट बारबेरियन ने मुस्कुरात के साथ फिर सवाल किया। जेकब फिर चुप हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ है, और ये भी लग रहा था कि वो अभी भी रेयर फ्रीडम प्लेन्स के रीति रिवाजों से अनजान है। उसे स्टार नेटवर्क का महत्व पता चला, और ये भी कि उसके प्राइवेट स्टार सर्वर खाली क्यों है। शायद वहीं स्टार नेटवर्क का असली काम छिपा हो। लेकिन अभी उसे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना था, क्योंकि दूसरी पार्टी उसे संभालने के लिए काफ़ी आश्वस्त थी। बूढ़ा बिगाट बारबेरियन फिर बोला, और उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ? वो क्या हो सकता है? जेकब ने पूछा, लेकिन वो उस बूढ़े बिगाट बारबेरियन में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि वो स्थिति को लेकर बहुत शांत था और उसने उसे उसकी लगभग हर कमी बता दी थी। जब तक तुम मुझे अपनी स्टार नेटवर्क आईडी दिखाओगे और अपने प्राइवेट स्टार सर्वर, अगर वो खाली है और तुम सचमुच वही हो जो मैंने अभी कहा, तो मैं तुम्हें हमारे गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के रैंक में शामिल कर लूँगा। हम हमेशा तुम जैसे नए एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। इसके विपरीत तुम्हें ब्लैक सी कंपनी से उस लापता ब्लैक शिप को ढूंढने का बड़ा इनाम मिलेगा। बस हम उनसे कहेंगे कि हमारे अपने आदमी ने उसे ढूंढ लिया और बस जमा करने जा रहा था। तब से तुम गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के सदस्य होगे। क्या ख्याल है? बूढ़े बिगाट बारबेरियन ने गंभीरता से प्रस्ताव रखा। जैकब ओल्ड बिगॉट बारबेरियन के ऑफर से सचमुच हैरान था। जो सुनने में जितना मामूली लग रहा था, असल में उतना था नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों करेंगे? मेरा बैकग्राउंड अभी भी अज्ञात है, और कौन जाने मैं वही आदमी हूं जिसे आप ढूंढ रहे थे और बस आपको बेवकूफ़ बना रहा हूं। क्या आपको अपनी रैंक में एक स्कल को शामिल करने से डर नहीं लगता? जैकब ने सवाल किया। ओल्ड बिगॉट बारबेरियन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इसीलिए मैं आपकी स्टार वॉच देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप एक स्कल हैं तो आपकी स्टार नेटवर्क आईडी में आपकी पर्सनल प्रोफाइल के भीतर कुख्यात यानी इनफेमस किलर स्कल्स सोसाइटी का स्कल सिंबल बैज होगा, जिसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप उनके प्राइवेट सर्वर के साथ रजिस्टर्ड हो और आपके पास उनके प्राइवेट सर्वर में प्रवेश करने की ताकत हो, जब तक कि वे अंधे ना हो। इसी तरह अगर आप 3 महाशक्तियों के किसी भी सर्वर में शामिल होते हैं तो आपके पास उनके सिंबल बैज भी होंगे। ये बैज पहचान प्रमाण यानी आइडेंटिटी प्रूफ की तरह है, और इन्हें कभी नहीं हटाया जा सकता जब तक कि आप स्टार नेटवर्क को हैक न कर सके या सर्वर ओनर द्वारा बाहर न निकाल दिए जाएं। जहां तक एक स्कल के अपना प्राइवेट स्टार सर्वर छोड़ने की बात है, तो इसका मतलब निश्चित मौत है। अब आप समझे कि मैं आपकी स्टार वॉच क्यों देखना चाहता हूं और इसे पहचान का सबूत क्यों माना जाता है। एक बार जब आप हमारे देश के डेटाबेस के साथ पंजीकृत हो जाते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से हमारे प्राइवेट स्टार सर्वर में आमंत्रित किया जाएगा, जो आपको हमारे देश के नागरिक का लेवल 2 सिंबल बैज भी देगा। ओल्ड बिगॉट बारबेरियन ने धैर्यपूर्वक समझाया। जहां तक आपकी दूसरी पहचान का सवाल है, जब तक आप हमारे देश के दुश्मन नहीं हैं, हमें परवाह नहीं है। चूंकि आपके पास टियर 6 फाइटर से ज़्यादा ताकत है, हम खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे, और बदले में हम बस इतना चाहते हैं कि जब भी ज़रूरत हो आप हमारी मदद करें। एक पहचान के रूप में स्टार नेटवर्क प्रोफाइल और वो बैज, ये सचमुच वैसा ही है जैसा उसने कहा। किसी को बेवकूफ़ बनाना लगभग नामुमकिन है अगर वे आदिम है और कभी स्टार नेटवर्क के संपर्क में नहीं आए। रेयर प्लेन्स पर जिंदा रहने के लिए स्टार नेटवर्क ज़रूरी है, और किसी को शक नहीं है कि इस नेटवर्क को हैक किया जा सकता है। ये अकेला ही इस नेटवर्क को सबकी नज़रों में सर्वज्ञ बनाने के लिए काफ़ी है। जैकब ने ओल्ड बिगॉट बारबेरियन को जवाब दिए बिना सोचा। उसे मानना पड़ा कि उसे सचमुच एक पहचान और इन प्राइवेट स्टार सर्वर के बारे में और जानकारी चाहिए। गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री की रैंक में शामिल होना सबसे आसान तरीका था, कम से कम तब तक जब तक वो फिर से स्वतंत्र होने के लिए तैयार न हो जाए, या वो बस उन्हें चकमा दे सकता था और ज़मीन पर पहुंचने के बाद भाग सकता था। उस समय उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर वो ऐसा करना चाहता था तो उसे अभी भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल दिखानी होगी, या फिर उसे इन सबको मारना होगा ताकि वो इस जगह को एक सही सलामत ब्लैक शिप के साथ छोड़ सके। हालांकि ये सबसे मूर्खतापूर्ण योजना थी, क्योंकि जैसा कि ओल्ड बिगॉट बारबेरियन ने कहा, उसने स्थानीय लोगों की नौसैनिक शक्तियों को कम आंका था
और अब वो या तो जहाज छोड़ सकता था और ज़मीन की तरफ तैर सकता था या उससे लड़ने की कोशिश कर सकता था। दोनों ही विकल्पों का मतलब था कि गोल्डन स्वॉर्ड्स काउंटी द्वारा उसका शिकार किया जाएगा, कम से कम तब तक जब तक वो पानी में था। जैकब ने ओल्ड बिगॉट बारबेरियन को गहराई से देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी वो शांत दोस्ताना मुस्कान थी। क्या चालाक बूढ़ा है, उसने मन ही मन ताना मारा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी रैंक में शामिल होने के लिए सहमत हूँ। ओल्ड बिगॉट बारबेरियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत अच्छा, मेरे पीछे आओ, हम मेरे कैबिन में आधिकारिक मामलों पर बात करेंगे। उन आदमियों को तुम्हारे सामान और जहाज की देखभाल करने दो। फिर उसने जैकब के पीछे खड़े बिगॉट बारबेरियन को एक अर्थपूर्ण नज़र दी, जिससे वो कांप गया और उसने जल्दी से काम शुरू कर दिया। जैकब को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उस जहाज में कुछ भी कीमती नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी कीमती था वो पहले से ही उसके पेंडेंट में था। इसलिए वो शांति से ओल्ड बिगॉट बारबेरियन के पीछे अंदर चला गया। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री का डेप्यूटी एडमिरल मिलान वो बिगॉट हूँ। मिलान ने अपनी रैंक के साथ अपना परिचय दिया। जैकब ने सादे ढंग से जवाब दिया, मुझे बस जैक कहो और मेरे पास कोई टाइटल नहीं है। मिलान को बुरा नहीं लगा और उसने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हें वो कमीना अर्थ स्लेयर कहाँ मिला और तुम कहाँ से हो? पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये जहाज़ ठीक अर्थ स्लेयर के पास था? जैकब इस बात को लेकर उलझन में था कि किलर स्कल सोसाइटी ने ब्लैक शिप चुराया था, तो उन्हें कैसे पता चला कि वर्तमान में ये अर्थ स्लेयर के हाथ में है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास जहाज़ पर भी निगरानी सर्वेलेंस थी? हालांकि जैकब ने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि वे अर्थ स्लेयर की जगह उसे पाकर हैरान थे और वे शायद उसे जिंदा पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले बात करने की कोशिश की, ना कि देखते ही गोली मारने की। मिलान हंसा। है, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन किलर स्कल सोसाइटी पागलों और बिगड़े हुए कमीनों का झुंड है। वे सभी समानता में विश्वास करते हैं और मौजूदा नागरिक व्यवस्था से नफरत करते हैं। फिर भी उनके काम बिल्कुल अलग हैं। वे लूटते हैं, मारते हैं, रेप करते हैं और अपने मूर्खतापूर्ण उद्देश्य के लिए शहरों को नष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिखावा करना और हर उस व्यक्ति को चिढ़ाना पसंद है जो उनका विरोध करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज़ बर्फीली हो गई। वे वीडियो फाइलें बनाते हैं या अपने शानदार कारनामों की तस्वीरें लेते हैं और फिर उन्हें स्टार नेटवर्क न्यूज़ पर पोस्ट करते हैं। तुम्हारी वॉच में स्टार नेटवर्क न्यूज़ फीचर नहीं है ना? जैकब ने मुंह बनाया और सिर हिलाया। बिल्कुल, चिंता मत करो, जैसे ही तुम डेस्टिनी स्टार कॉरपोरेशन के साथ अंतिम सत्यापन पूरा कर लोगे, ये अपने आप दिखाई देगा और फिर तुम्हें रेयर फ्रीडम प्लेन्स से जुड़ी सारी खबरें मिलेंगी। बहरहाल, मैं तुम्हें बता रहा था कि हमें कैसे पता चला कि ये जहाज़ किलर स्कल सोसाइटी के अर्थ स्लेयर के पास था। 2 साल से भी ज़्यादा पहले 12 काले जहाज़ों की एक खेप आइस नेशन की ओर जा रही थी, लेकिन इसे स्कल्स के एक झुंड ने रोक लिया। फिर पहले की तरह उन्होंने बड़े गर्व से ये खबर स्टार नेटवर्क न्यूज़ पर पोस्ट की और उन स्कल्स के नाम भी जो इसमें शामिल थे। जैकब ये सुनकर अवाक रह गया और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या उन्हें डर नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करके वे पकड़े जाएंगे? मेरा मतलब है, क्या किलर स्कल सोसाइटी जैसा डाक संगठन अपने सदस्यों के विवरण और वे क्या करते हैं इस बारे में ज़्यादा गोपनीय नहीं होगा? यही तो बात है जैक, वे ऐसा अपने संगठन को बढ़ावा देने और ज़्यादा गर्म खून वाले युवाओं या कुछ बेचारी आत्माओं को अपनी तरफ खींचने के लिए करते हैं, जिनके साथ सिस्टम ने कभी बुरा व्यवहार किया था या जो बस इसका या नियमों का पालन नहीं करना चाहते थे। जबकि उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि स्टार नेटवर्क अपनी स्वतंत्रता नीतियों और अपने यूज़र्स की प्राइवेसी के साथ बहुत सख्त है और ये पूरी तरह से दोष रहित है। इसलिए किलर स्कल सोसाइटी जैसे संगठन खुलेआम इसका उपयोग करने और स्कल्स को रिक्रूट करने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। भले ही स्टार नेटवर्क हमारी सभ्यता के लिए मददगार है और क्रांतिकारी बदलाव लाया है, लेकिन कुछ भी परिणामों के बिना नहीं होता। फिर भी हम सिर्फ खुद को इतना कमज़ोर होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं कि हम डेस्टिनी स्टार कॉरपोरेशन जैसों को प्रभावित नहीं कर सके। मैं फिर से भावुक हो गया और मुख्य विषय से भटक गया। मिलान अफसोस की झलक के साथ कड़वी से मुस्कुराया। जो ब्लैक शिप AEER 9322 तुम इस्तेमाल कर रहे थे, वो 1 साल पहले तब दिखाई दिया जब अर्थ स्लेयर ने स्टार ओशन में उसे चलाते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की और अधिकारियों को ताना मारा कि वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। अर्थ स्लेयर कई प्रभावशाली हस्तियों की हत्या के लिए काफ़ी कुख्यात था, इसलिए उसकी आईडी हमारे डेटाबेस में एक ब्लैक आईडी थी। उसके बारे में हर खबर सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जब ब्लैक सी कंपनी ने हमें सुबह इस क्षेत्र में जहाज़ का सिग्नल मिलने के बारे में सतर्क किया, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मुझे भेजा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस कमीने को जिंदा पकड़ा जाए या कम से कम उसकी लाश वापस लाई जाए। मिलान ने खुलासा किया। इस वक्त वे आखिरकार एक कैबिन में पहुंचे और दाखिल हुए। ये जैकब के कैबिन से कहीं ज़्यादा बड़ा और आलीशान था। बैठने के बाद मिलान ने जारी रखा, लेकिन उस हरामखोर अर्थ स्लेयर की जगह मैं तुमसे मिला, और ये एक अच्छा फैसला था कि मैंने तुम्हें जहाज़ के ऊपर खड़े देखकर बमबारी नहीं की, वरना मुझे डर है कि हम सब अब तक मर चुके होते।
है ना? जैकब ने बस ये जवाब दिया कि मैं वास्तव में उसे मार दूंगा जो मुझे मारने की कोशिश करेगा, और अर्थ स्लेयर के साथ भी यही हुआ था। मैं इस जगह से बहुत दूर एक आयल पर कई सालों से रह रहा था, और वो बंदा इत्तेफाक से उस आयल पर अपने आग्नेय शस्त्रों का परीक्षण कर रहा था, और इसी तरह मुझे ये जहाज और ये स्टार वॉच मिली। लेकिन मैं तुमसे ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं रेयर प्लेन्स के अस्तित्व से अनजान था। बस मेरे पास स्टार ओशन के उन सभी खतरों के साथ यहाँ तक यात्रा करने का कोई साधन नहीं था। हालांकि मैंने मौका मिलने पर फ़ायदा उठाया, और मेरे बैकग्राउंड के बारे में मुझे बस इतना ही कहना है। जैकब ने एक झूठी कहानी बनाई जो थोड़ी बेतुकी लग रही थी, लेकिन फिर भी वास्तविकता के दायरे में थी। जहाँ तक ये सवाल था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा या वो वहाँ क्या कर रहा था, ये पता लगाना उन पर था, और वो बता सकता था कि जब तक उसकी स्लेट साफ है, उन्हें शायद सचमुच परवाह न हो। मिलान ने जेकब को बस एक अर्थपूर्ण नज़र दी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब तक तुम्हारी स्टार वॉच प्रोफाइल साफ है, तुम्हारा बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। अब अगर तुम मुझे अपनी स्टार वॉच दिखा सको ताकि मैं ऊपर हायर अप्स पर रिपोर्ट कर सकूं। जेकब ने एक पल सोचा और फिर अपनी आस्तीन खिसकाकर मिलान के सामने काली स्टार वॉच दिखाई और अपनी पर्सनल प्रोफाइल खोली। मिलान ने बिना पलक झपकाए देखा। वो जेकब से ज़्यादा स्टार वॉचेस के बारे में जानता था, और बस एक नज़र में ही वो अंदाज़ा लगा सकता था कि जेकब स्टार वॉचेस के मामले में उतना भी नौसिखिया नहीं है जितना उसने सोचा था। और तो और, वो जेकब की प्रोफाइल देखना चाहता था, क्योंकि वे पहचान बैजेस तभी दिखाई देते हैं जब कोई उन्हें अपनी प्रोफाइल पर दिखाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान जांच के दौरान स्कैन करने के लिए एक विशिष्ट बैज भी चुन सकता है, और जब तक वो वैध है, उन्हें कोई और पहचान प्रमाण दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह स्कल्स भी पहचान जांच से बच निकलते थे, और उन्हें अपनी स्टार वॉच दिखाने के लिए मजबूर करने की कोई नीति नहीं थी, जब तक कि उनके यूज़र नेम पर कोई अपराध ना हो। क्योंकि पहचान स्कैनर डेस्टिनी स्टार कॉरपोरेशन के थे, जो स्टार नेटवर्क का ही हिस्सा थे, और जब तक कोई यूज़र उनके डेटाबेस में अपराधी नहीं था, स्टार नेटवर्क स्कैनर कभी उनकी निजी जानकारी, यहाँ तक कि यूज़र नेम भी उजागर नहीं करता था। ये स्कैन के बाद सिर्फ स्वीकृत का संकेत देता था, और ये किसी भी शहर के गेट को बाईपास करने के लिए काफ़ी था। जहाँ तक पहचान स्कैनिंग के लिए स्टार नेटवर्क का उपयोग बंद करने की बात थी, ये लगभग नामुमकिन था, क्योंकि रेयर प्लेन्स में स्कल्स से भी बड़ा खतरा था, और स्टार नेटवर्क ही एकमात्र चीज़ थी जो ये सुनिश्चित कर सकती थी कि वो खतरा कातिल तलवार न बन जाए। और तो और, जिसने भी अपना पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की कोशिश की थी, वो बुरी तरह फेल हो गया था, और हमेशा किलर स्कल सोसाइटी जैसे पागलों या उस खतरे द्वारा हैक कर लिया गया था। इसलिए इन चार शक्तियों के पास अपनी पहचान के रूप में स्टार नेटवर्क प्रोफाइल को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां तक किसी को स्टार नेटवर्क के यूआई के तहत अपराधी बनाने का सवाल था, ये उन्हें ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि स्टार नेटवर्क सिर्फ उन्हें अपराधी बनाता था जो स्टार नेटवर्क के कानून तोड़ते थे, ना कि किसी स्थानीय के कानून। तो इन चार शक्तियों के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन कौन है, जब तक कि वे अपनी प्रोफाइल स्वेच्छा से ना दिखाएं। और तब भी अपराधियों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कई एप्लीकेशन फर्जी प्रोफाइल दिखा सकते थे, और दूसरों के पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था, जब तक कि स्टार नेटवर्क इसे उजागर ना करे। हालांकि ऐसे एप्लीकेशन हासिल करना भी मुश्किल था, क्योंकि स्टार नेटवर्क से जुड़ी हर चीज़ डेस्टिनी स्टार कॉरपोरेशन द्वारा संभाली जाती थी, और उनके कर्मचारी शायद ही कभी अंधेरे में ऐसे एप्लीकेशन विकसित करने में मदद करते, या अगर पकड़े गए तो उनका खेल खत्म हो जाता। फिर भी इस तरह के एप्लीकेशन अभी भी मौजूद थे और खरीदे जा सकते थे, बशर्ते लोगों को पता हो कि उन्हें कहाँ ढूंढना है और उनके पास सही मात्रा में पैसा हो। लेकिन जेकब को अभी भी स्टार नेटवर्क और नेटवर्क की कमियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। भले ही वो स्टार इन्फॉर्मेशन सी में सर्च करता, उसे कोई जानकारी नहीं मिलती अगर वो स्टार नेटवर्क हैक्स, स्टार नेटवर्क खामियां या ऐसा कोई भी शब्द टाइप करता जो स्टार नेटवर्क की गोपनीयता से जुड़ा हो और उसे खतरा हो, क्योंकि नेटवर्क इसे कभी मंजूर नहीं करता। हालांकि जेकब को अभी इन खामियों के बारे में पता होता भी तो वो परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो कॉमन प्लेन्स से था। लेकिन जब उसने मिलान को अपनी प्रोफाइल पर नज़र डालते हुए शांत प्रतिक्रिया देखा, तो इससे उसके अंदाजे की पुष्टि हो गई कि शायद उन्हें सचमुच उसके बैकग्राउंड की परवाह नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी ताकत की है। जब मिलान ने देखा कि जेकब के यूज़र नेम या प्रोफाइल नाम के नीचे कोई बैज नहीं है, तो उसने पहले ही जेकब की स्टार वॉच पर सभी बुनियादी एप्लीकेशन देख लिए थे, इसलिए वो जानता था कि ये एक असली प्रोफाइल है। तो उसने उसे अपनी प्रजाति या उम्र देखने के लिए नीचे स्क्रॉल नहीं करवाया और बस एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। ठीक है, आप इसे बंद कर सकते हैं। चूंकि आप किसी भी शक्ति से नहीं जुड़े हैं, तो अब आप पर शक करने की ज़रूरत नहीं है।
ये भी उस बात का सबूत है जो मैंने पहले कहा था। हम आप जैसे एक्सपर्ट्स का खुले दिल से स्वागत करते हैं और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही आपकी सहायता चाहते हैं। जब तक आपके पास देश के नागरिक की पहचान है, हमें आपकी नस्ल या बैकग्राउंड की परवाह नहीं है। गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री प्रजातियों के इस विभाग में काफ़ी ढीला है और कई नस्लें एक साथ सद्भाव में रहती हैं। क्योंकि भले ही आपकी नस्ल को रेयर टियर 9 का खिताब मिला हो, इसका मतलब ये नहीं कि उस नस्ल का हर सदस्य टियर 9 तक पहुंचेगा या टियर 9 पर रहेगा। रैंक्स और ग्रेड्स बस उन लोगों के लिए तय किए गए हैं जो अपने पूर्वजों की उपलब्धियों की वजह से श्रेष्ठ दिखना चाहते थे। जैसे हम बिगार्ड बारबेरियंस, जिन्हें रेयर टियर 6 फाइटर टाइप प्रजाति माना जाता है, लेकिन 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब हमारे पास कोई असली रेयर टियर 6 कबीले वाला था। तो किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। जब तक तुम ताकतवर हो, हर कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, चाहे तुम गॉब्लिन रेस से हो या उन घमंडी एल्व्स या जायंट्स से। हर कोई जानता है कि रेयर टियर 7 या उससे ऊपर के रैंक वाले फाइटर से पंगा नहीं लेना चाहिए। मिलान ने बिना किसी शर्म के खुलकर खुलासा किया जब वो अपनी प्रजाति की कमियों के बारे में बात कर रहा था। जेकब को लगा कि ये बूढ़ा आदमी बहुत खुले विचारों वाला है, लेकिन वो उसके विचारों से सहमत भी था, क्योंकि उसने खुद देखा था कि सीमाएं वो है जो लोग खुद पर लगाते हैं। उसने सिर हिलाया और उसकी आवाज़ सख्त हो गई। ठीक है, जब तक गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री शत्रुता नहीं दिखाएगा, मैं भी नहीं दिखाऊंगा। तो क्या आप समझा सकते हैं कि मुझे आपकी रैंक में शामिल होने के लिए क्या करना होगा और मेरा पद क्या होगा और कहाँ? आप और मैं दोनों जानते हैं कि मुझे शुरुआत से ही किसी जनरल रैंक या किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो बस मुझे सच बताओ, मैं बाद में कोई गलतफहमी नहीं चाहता। मिलान बस मुस्कुराया। तुम सचमुच एक तेज इंसान हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं जहां मैं तुम्हें अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकूं, और अगर कर सकता भी तो नहीं करता, क्योंकि हर किसी को अपनी जगह कमानी पड़ती है, वरना जो इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारी पहचान के लिए जमानत दूंगा और उसके बाद देश की सभा तय करेगी कि तुम्हें कहाँ और किस पद पर नियुक्त करना है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी ताकत की वजह से वे कोई मजाक करने की हिम्मत नहीं करेंगे और तुम्हें नाखुश नहीं करेंगे। तुम्हें बस 1 या 2 साल काम करना होगा, उससे पहले कि तुम मेरी रैंक या उससे भी ऊपर पहुंच सको, अगर तुम अपना रास्ता जानते हो। ऐसा करने से हर कोई संतुष्ट होगा और तुम अपनी कल्पना से कहीं ज़्यादा कमाओगे। तो मुझे अभी भी उनके लिए काम करना होगा जब तक वे मुझे हाई रैंकिंग पद ना दें। ये मुझे कुछ लोगों का निशाना भी बना देगा जो एक तोप को खुला नहीं छोड़ना चाहते और उसे नियंत्रण में रखना पसंद करते हैं। हालांकि उन्हें मेरी असली क्षमता नहीं पता, मैं इसके बजाय अपने ज्ञान की कमी को भरने और वाइजर प्रजातियों और एलिमेंट कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इनका उपयोग कर सकता हूँ। रेयर फ्रीडम प्लेन्स रेयर प्लेन्स का बस एक हिस्सा है और मैं कभी भी जा सकता हूँ। जेकब ने मिलान के विचारों पर सहमति में सिर हिलाने से पहले गहराई से सोचा। भले ही वो मिलान से ना मिलता, वो पहले से ही रेयर फ्रीडम प्लेन्स का पानी नापने के बाद 3 महाशक्तियों में से किसी एक में शामिल होने की योजना बना रहा था। लेकिन घटनाओं का ये अप्रत्याशित मोड़ उतना बुरा नहीं था जितना वो सोचता था, और वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सत्ता, शोहरत या दौलत से प्रभावित हो जाए। जब तक उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी था, वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने पहले ही कुछ वैकल्पिक नामों पर जानकारी हासिल करने का फैसला कर लिया था, जैसे डेस्टिनी स्टार कॉरपोरेशन, जो स्टार वॉचेज और स्टार नेटवर्क से जुड़ा था। कुछ सत्यापन भी था जिसकी उसे कमी थी। आखिर में उसका लक्ष्य स्टार रैंक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रजातियों के अस्तित्व पर जानकारी ढूंढना था। लेकिन सबसे पहले उसे बिना किसी बाधा के इस कमबख्त महासागर से बाहर निकलना था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने जो कहा वो सिर्फ आपके शब्द नहीं थे, जेकब ने ठंडे स्वर में कहा। मिलान ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम बिगार्ड बारबेरियंस नीच नहीं हैं और हमेशा अपनी जुबान रखते हैं। मुझे तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम करने दो। हम नौसेना के रास्ते का पालन करते हुए आधे दिन में किनारे पर पहुंच जाएंगे, और ये जहाज़ उस ब्लैक शिप से कहीं ज़्यादा तेज़ है। जेकब मिलान की व्यवस्था से सहमत हो गया और उसने इस पूरे समय उससे अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं कहा, जो काफ़ी असामान्य भी था, लेकिन जेकब के लिए अच्छा था। तो वो एक सैनिक के साथ मिलान के कमरे से निकलकर चला गया, जो उसे उसके कमरे तक ले गया। मिलान की दोस्ताना मुस्कुराहट तब गायब हो गई जब जेकब कैबिन से निकला और उसका बूढ़ा चेहरा भावहीन हो गया। उसने फिर अप्रत्याशित रूप से बोला, तो आपको क्या लगता है एडमिरल? कैबिन के शैडोई कोने से उदासीनता की झलक के साथ एक हल्की आवाज़ गूंजी। बस कोई घमंडी बेवकूफ़ जिसे रेयर फ्रीडम प्लेन्स की व्यापकता का पता नहीं है। गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री का इतिहास हजारों साल पुराना था और ये 5 प्रांतों में बटा हुआ था: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटर गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस। यह देश गोल्डन स्वॉर्ड्स मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अधीन था। हर प्रांत एक गवर्नर जनरल द्वारा शासित होता था और अलग अलग जिलों की देखरेख कई हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स करते थे।
सच तो ये है कि गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री को सैन्य देश कहना गलत नहीं होगा। ये देश स्टार ओशन में अपनी नौसैनिक ताकतों के लिए मशहूर था और पानी में कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। व्हाइट ओशन नेवी बेस ईस्ट गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस के 3 सबसे बड़े नौसैनिक अड्डों में से एक था और स्टार ओशन के सबसे करीब था। ये स्टार ओशन से गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में प्रवेश करने का रास्ता था। अगर कोई और आगे जाना चाहता है तो ग्रेट स्टार रिवर थी, जो कॉमन प्लेन्स की कॉमन रिवर से 20 गुना बड़ी थी और ये पूरे मैदानों में फैली हुई थी। लेकिन कॉमन रिवर के विपरीत ग्रेट स्टार रिवर अभी भी रहस्यमयी थी और पूरी तरह से खोजी नहीं गई थी। बहरहाल, एक मध्यम आकार का युद्धपोत व्हाइट ओशन बेस की एक खाड़ी में दाखिल हुआ, जिसके पीछे एक छोटा काला जहाज खिंचा चला आ रहा था। कई सीमेन रिक्रूट्स खाली डॉक पर सीधे खड़े होकर इस युद्धपोत का स्वागत कर रहे थे। डॉक के अंत में 2 आकृतियां भी खड़ी थीं, जिन्होंने उन रिक्रूट से बिल्कुल अलग वर्दी पहनी थी। वे आने वाले युद्धपोत को देख रहे थे। वे आ गए, सीनियर चीफ ऑफिसर। एक ग्रे खूंखार भेड़िए सिर वाले ऑर्क ने गुर्राया। वो 1.9 मीटर लंबा और रोएदार था। वो एक वुल्फ हेड ऑर्क था। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं चीफ ऑफिसर? सीनियर चीफ ऑफिसर ने ठंडे स्वर में ताना मारा। वो एक अध उम्र का बिगाड़ बारबेरियन था। रेयर फ्रीडम प्लेन्स में कई बुद्धिमान और अनोखी प्रजातियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी ऑर्क्स, बारबेरियंस, ट्रोल्स, गॉब्लिन्स और नोम्स ऐसी ही प्रजातियों की थी। ये प्रजातियां सबसे तेजी से बढ़ती थीं, लेकिन वे सबसे ताकतवर नहीं थीं, क्योंकि उनकी ब्लड लाइंस मिली-जुली और पतली थीं। इसलिए उनकी संतानें शायद ही कभी अपने माता-पिता की क्षमता तक पहुंच पाती थीं। जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी थीं जो अपनी नस्ल के बाहर शायद ही कभी संबंध बनाती थीं और अपनी ब्लड लाइन को शुद्ध रखती थीं, जैसे जायंट्स, एल्व्स, ड्वार्फ्स, कोबोल्ड्स और इसी तरह की। लेकिन उनकी आबादी सबसे कम थी, क्योंकि मजबूत ब्लड लाइन की वजह से संतान पैदा करना मुश्किल था। फिर भी अपनी कम संख्या के बावजूद ये प्रजातियां अभी भी खौफनाक थीं और कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे अपने लोगों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक यानी ओवर प्रोटेक्टिव थीं। लेकिन गंभीरता से, क्या उन्हें सचमुच वहां एक भटका हुआ रेयर टियर 7 फाइटर मिला? ऑर्क ने उत्सुकता से पूछा। कम से कम रिपोर्ट तो यही कहती है, और वो भी हमारी रैंक में शामिल होने जा रहा है। बारबेरियन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि उसे हमारे विभाग में नियुक्त किया जाएगा क्योंकि हमने उसे ढूंढा है? ऑर्क ने फिर सवाल किया। क्या मैं तुम्हें कोई आंसरिंग मशीन लगता हूं? डिप्टी एडमिरल से खुद पूछ लेना। बारबेरियन ने खिंचकर जवाब दिया। तभी जहाज डॉक पर लगा, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक अंधेरा धुंधला सा साया दूसरी तरफ कूद गया और रात के साये में गायब हो गया। जल्द ही मिलान और उसके पीछे जैकब बाकियों से पहले जहाज से उतरे। मिलान के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। तो ये है व्हाइट ओशन बेस जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। क्या ख्याल है? जैकब ने चारों ओर देखा और कई युद्धपोत, यहाँ तक कि और बड़े साइज के युद्धपोत भी देखे जो वहाँ डॉक किए गए थे। उसे मानना पड़ा कि मिलान मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि पानी में उनसे पंगा लेना बेवकूफ़ी होगा। हालांकि वो जहाज़ बहुत ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन उसे उन लोगों से ज़्यादा डर लग रहा था जो उन्हें चला रहे थे। बुरा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। मेरे लिए महासागर का रोमांच बहुत हो गया, जैकब ने साफ तौर पर कहा, अपने असली इरादे छिपाए बिना। मिलान हंसा है, और मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को और देखेंगे। फिर तो ये अफसोस की बात है। जैकब ने बस उस बूढ़े आदमी को देखा, कुछ नहीं कहा। वो महसूस कर सकता था कि ये बूढ़ा उतना साधारण और दोस्ताना नहीं है जितना वो दिखता है, और उसने उसके आसपास अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। एक तरह से जैकब को लगा कि वे एक ही तरह के लोग हैं, क्योंकि वे अपने इरादों को छिपाना बखूबी जानते थे। फिर भी जैकब को मिलान से कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित नहीं था और बस इस रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करके जल्द से जल्द इस बेस से बाहर निकलना चाहता था। उसने चांदनी में एक विशाल मेटल गेट भी देखा जो बंद था, और उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद यही ग्रेट स्टार रिवर का रास्ता है। जब उन्होंने पत्थर की डॉक पर कदम रखा तो ऑर्क और बारबेरियन उनके पास आए, जिससे जैकब थोड़ा चौंक गया जब उसने वुल्फ हेड ऑर्क को देखा। वो अभी भी जानवरों के सिर वाले लोगों को घूमते हुए देखने का आदी नहीं था। दोनों ने सम्मानपूर्वक आर्मी सल्यूट किया। डिप्टी एडमिरल, मिलान ने दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। आराम से, आराम से। चीफ ऑफिसर, ये हमारे मेहमान हैं, सर जैक। इनके लिए सबसे अच्छा खाना और एक कमरा तैयार करो। फिर उसने जैकब को देखा और कहा, तुम एक लंबी यात्रा पर थे दोस्त। मुझे यकीन है कि तुम सी फूड खाकर थक गए होगे, खासकर वो हॉर्न फिश जिसका स्वाद बहुत बुरा होता है। आज रात यहाँ आराम करो और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। हम कल आधिकारिक काम के बारे में बात करेंगे। अगर मुझे रिपोर्ट नहीं करनी होती तो मुझे तुम्हारे साथ शामिल होना पसंद था,
जैकब ने भी मिलान को अपने आसपास नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। मैं समझता हूँ। कृपया मेरे पीछे आए सर जैक, ऑर्क ने विनम्रता से कहा, जबकि वो जैकब के मास्क को उत्सुकता से देख रहा था जिसे उसने अभी तक पहना हुआ था। जल्द ही वो जैकब को ले गया और मिलान बारबेरियन सीनियर चीफ ऑफिसर के साथ एक और मिलिट्री जीप की तरफ बढ़ा। जैकब उन वाहनों को देखकर ज़्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वो उनके बारे में पहले ही पढ़ चुका था और वो जानता था कि रेयर फ्रीडम प्लेन्स पहले ही इंजन युग में प्रवेश कर चुके हैं। वो परिवहन के एक जाने पहचाने साधन को देखकर खुश भी था, क्योंकि उसे उन घोड़ा गाड़ियों की आदत नहीं थी। कहाँ जाना है सर? सीनियर चीफ ऑफिसर ने स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए पूछा। मिलान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बेस के मुख्य ऑफिस में। मुझे यकीन है कि वहाँ एक मीटिंग मेरा इंतजार कर रही है। सीनियर चीफ ऑफिसर ने गंभीरता से सिर हिलाया और बेस के मुख्य ऑफिस की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। मुख्य कार्यालय व्हाइट ओशन बेस के केंद्र में था और ये एक 20 मंजिला इमारत थी। हालांकि रात थी, लेकिन इमारत मिलिट्री लाइट से दिन की तरह जगमगा रही थी। टॉप फ्लोर के मीटिंग रूम के अंदर 3 लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक मेज के चारों ओर बैठे थे और एक दम घोटू आभा छोड़ रहे थे। इस वक्त बंद दरवाज़ा अचानक खुला और 6.4 फीट लंबा साया अंदर आया, जिसने नेवी यूनिफॉर्म पहनी थी। उसका चेहरा बेहद हैंडसम था, चमकदार सफ़ेद त्वचा और लंबे सुनहरे बाल। उसकी आंखें भी सुनहरी लेकिन बर्फीली थी। सिर्फ उसके नुकीले कान अलग थे, वरना वो पूरी तरह से इंसान जैसा दिखता था। ये रेयर फ्रीडम प्लेन्स में मौजूद सबसे ताकतवर प्रजातियों में से एक थी, गोल्डन एल्फ। ये तीनों आकृतियां इस एल्फ को देखकर जल्दी से खड़ी हो गईं और मिलिट्री सैल्यूट किया। एडमिरल जेवियर। जेवियर ने बस सिर हिलाया और मुख्य सीट ले ली। बैठ जाइए सज्जनों। तीनों धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ गए। जेवियर ने उनके बोलने से पहले ही कहा, इससे पहले कि आप बेमतलब के सवाल पूछें, मैं आपको आज की घटनाओं का सारांश दे देता हूँ। पहला, अर्थ स्लेयर शायद मर गया है और इस फेसलेस एंशिएंट ने उसे मारकर ब्लैक शिप अपने लिए ले लिया, तो हमें इस बार किसी हाई रैंकिंग स्कल को पकड़ने का मौका नहीं मिला। दूसरा, ये फेसलेस एंशिएंट क्लीन है। मैंने उसे अपनी स्टार वॉच चलाते देखा और उसके पास 3 महाशक्तियों का कोई बैज नहीं था, तो हम बिना किसी चिंता के उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, उसके प्रजाति शायद रेयर फ्रीडम प्लेन्स में नहीं है और मुझे उस पर जादू का कोई निशान नहीं मिला, वरना वो मुझे महसूस कर लेता। तो वो शायद एक प्योर फाइटर टाइप है, लेकिन ये देखना अभी बाकी है जब हम उसे कुछ टेस्ट से गुजारेंगे, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि उसमें जादुई क्षमता भी है या नहीं। अब इस जानकारी को छोड़कर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जेवियर ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि पहचान कोई समस्या नहीं है, तो बस उसे किसी विभाग में नियुक्त करना बाकी है। तीनों में से एक ने भारी आवाज में कहा, मैं एडमिरल के विचार सुनना चाहती हूँ कि हमें इस नई संपत्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। एक मीठी आवाज ने सवाल किया। जेवियर ने सादे अंदाज में जवाब दिया, उसे नाइटमेयर नाइट लीजन के एंट्रेंस टेस्ट से गुजरने दो। वे सब कुछ हमारे लिए करेंगे और उसकी असली क्षमता नापेंगे। जब तक उसे 1 स्टार नाइटमेयर फाइटर नाइट के रूप में नियुक्त किया जाता है, हम उसे वाइल्ड नेशन की सीमा पर मिलिट्री बेस पर भेज देंगे ताकि उन कीड़ों को मार दे। लेकिन अगर उसमें जादुई क्षमता हुई और उसे नाइटमेयर नाइट लीजन द्वारा रैंक 1 नाइटमेयर मैजिक नाइट के रूप में नियुक्त किया गया, तो हम उसे सही तरह से तैयार करने के लिए सेंट्रल प्रोविंस भेज देंगे। वाकई एक बेहतरीन सुझाव। हमें जादूगरों की ज़रूरत है, मीट शील्ड्स की नहीं। वेस्ट गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस इस प्रस्ताव से सहमत है। नॉर्थ गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस भी सहमत है। साउथ गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस भी सहमत है। जेवियर ने सिर हिलाया। तो ये मीटिंग तय हुई। रात शांति से गुजरी और अगली सुबह जेकब ने एक विशाल बेडरूम में अपनी आंखें खोलीं। हालांकि वो सोता हुआ लग रहा था, लेकिन वो हाई अलर्ट पर था और जैसे ही उसे कुछ महसूस होता, वो तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता था। समुद्र में रहने के दौरान उसने इस तरह सोने की आदत बना ली थी। वो अब ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेटिव स्टेट में भी सो सकता था। उसने अभी भी अपना नकाब और हुड पहना हुआ था, क्योंकि किसी ने उसे उतारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वो जानता था कि अंततः उसे अपना चेहरा दिखाना होगा और उसका हुलिया काफ़ी आकर्षक यानी कैची था। इसलिए उसने इसे कम आकर्षक बनाने का फैसला किया। वो बाथरूम में गया और अपना नकाब, कपड़े और कवच उतार दिया, जिससे उसका चेहरा, लंबे चमकते सिल्वर बाल और शरीर दिखाई देने लगा। अगले ही पल उसके हाथ में एक तेज चाकू प्रकट हुआ और उसने अपना सिर तब तक मूंढना शुरू किया जब तक कि वो पूरी तरह गंजा नहीं हो गया। लेकिन वो अभी रुका नहीं था। उसने अपने सिर और चेहरे पर घाव बनाने शुरू कर दिए, जैसे युद्ध के निशान हो। हालांकि वो ताज़ा लग रहे थे, लेकिन वो जानता था कि उसके शरीर की मौजूदा रिकवरी क्षमता के साथ वे जल्द ही भरने लगेंगे और पुराने घावों की तरह दिखेंगे। जब तक वे पूरी तरह भरेंगे, वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका होगा
और हर कोई यही सोचेगा कि वो बस एक घावों वाला योद्धा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मिलान के सामने अपनी छवि बनाई थी। मेकओवर पूरा होने के बाद उसका पूरा शरीर उसके अपने खून से लाल हो गया था, लेकिन वो भावहीन रहा। फिर उसने नहाया, सारे खून के धब्बे धोए और जैसा उसने सोचा था, खून बहना बंद हो चुका था। अब उसने आईने में देखा और अपना बदसूरत घावों वाला चेहरा और सिर देखा। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वो अभी भी नहीं रुका था। उसके हाथ में एक छोटी शीशी दिखाई दी जो गहरे काली स्याही यानी इंकी सब्सटेंस से भरी थी। उसने उसे खोला और अपनी भौहों को काला रंग दिया और अब किसी को शक नहीं होगा कि उसके सिल्वर बाल थे। वो कुछ समय से इसकी योजना बना रहा था और ये किसी भी अधिकारी को बेवकूफ़ बनाने का सबसे आसान तरीका था। भले ही वो यहाँ से भाग जाए, वो आसानी से अपना रूप वापस पा सकता था और कोई भी अनुमान नहीं लगा पाएगा कि वो कौन था, जब तक कि वे उसकी स्टार वॉच प्रोफाइल चेक न कर ले। नॉक। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जेकब ने अपना कवच और कपड़े पहने, साथ ही अपना नकाब और हुड भी। वो बिल्कुल कल जैसा लग रहा था, बिना अपना चेहरा दिखाए। फिर उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि वुल्फ हेड ऑर्क अपनी वर्दी में बाहर खड़ा है। उसने विनम्रता से कहा, सर जैक, डेप्यूटी एडमिरल आपको नाश्ते के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, ले चलो। जेकब ने सिर हिलाया और ऑर्क के पीछे इमारत के निकास की तरफ चला। वे जल्द ही मिलिट्री जीप पर सवार हुए और इमारतों के एक और बड़े समूह की ओर चले। व्हाइट ओशन बेस काफ़ी बड़ा था और घुसपैठियों को रोकने के लिए कई इमारतें और बैरिकेड्स थे, और कोई भी सेना का जवान इधर उधर नहीं भटक रहा था। जल्द ही वे एक मिलिट्री कंपाउंड में दाखिल हुए जहां कई आर्मी गार्ड्स गश्त कर रहे थे। ऑर्क चीफ ऑफिसर जेकब को एक बड़ी इमारत में ले गया जो गोल्डन स्वॉर्ड्स नेवी ऑफिसर्स से भरी थी। जेकब ने इमारत के चारों तरफ देखा और ये एक आम सेना की इमारत की तरह थी जिसमें कई गलियारे और कमरे थे। जब वे एक बंद दरवाजे तक पहुंचे, ऑर्क चीफ ऑफिसर ने दस्तक दी और मिलान की आवाज आई, अंदर आओ। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो ये एक डाइनिंग रूम जैसा लग रहा था और अलग अलग व्यंजनों से भरी एक मेज थी जिसमें से भाप निकल रही थी। इस मेज के चारों ओर मिलान और एक और प्राणी बैठा था। उसकी त्वचा गहरे सलेटी रंग की थी और उसका शरीर गठीला था। उसका चेहरा खूंखार था और उसके गंजे सिर पर एक गहरा पुराना घाव था। जेकब ने तुरंत पहचान लिया कि ये माउंटेन ट्रोल है जो रेयर फ्रीडम प्लेन्स में काफ़ी मशहूर था। और तो और ये माउंटेन ट्रोल शायद मिलान से ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि जेकब को उससे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा था जो उसे मिलान से कभी नहीं महसूस हुआ। चीफ अफसर, हमारे मेहमान को लाने के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। मिलान ने जेकब की तरफ एक दोस्ताना मुस्कान दी। आओ मिले दोस्त, मैंने ये दावत तुम्हारे लिए रखी है क्योंकि मैं कल रात तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सका था। जेकब ने स्वीकृति में सिर हिलाया और मेज पर बैठ गया, लेकिन वो खाने के मूड में नहीं था क्योंकि उसे ट्रोल से हल्की शत्रुता महसूस हो रही थी जो उसे किसी वजह से घूर रहा था। मिलान ने भी तनावपूर्ण माहौल को महसूस किया और जल्दी से ट्रोल का परिचय दिया। मेरे दोस्त जैक, ये सज्जन वेस्ट गोल्डन स्वॉर्ड्स प्रोविंस यानी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डगलस है। गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में तुम्हारी नियुक्ति के लिए ये तुम्हारे हैंडलर होंगे। सेक्रेटरी डगलस, ये मित्र जैक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो यहाँ से दूर का एक तपस्वी विशेषज्ञ है और हमारे बड़े परिवार में शामिल होने जा रहा है। कृपया मेरे लिए उस पर थोड़ा नरम रहे। जेकब ने सादे अभिवादन में सिर हिलाया। सेक्रेटरी डगलस ने भी सिर हिलाया। मिस्टर जैक, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिलान ने संतुष्टि से मुस्कुराया जब उसने देखा कि परिचय ठीक रहा। ठीक है, आधिकारिक काम की बात करने से पहले नाश्ता कर लेते हैं। डगलस ने बस सहमति में गुर्राया। जबकि जेकब के होंठ उसके नकाद के नीचे थोड़े मुड़ गए, तो वे लोग इस दोस्ताना नाश्ते के दिखावे के साथ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। अगर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता तो वे सोच सकते हैं कि मैं कुछ छुपा रहा हूं और मेरे इरादों पर शक कर सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि वे वास्तव में क्या लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन जेकब इसके लिए तैयार होकर आया था। यहाँ तक कि कल रात भी उसने दूसरों के साथ खाना नहीं खाया ताकि चेहरा न दिखाना पड़े। अगर मिलान ने मिलते वक्त उसका चेहरा देखने को कहा होता तो जेकब के पास अपना चेहरा दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उस समय वो गाफिल था। और तो और वो अब दूसरी पार्टी के घरेलू मैदान में था, और अगर वे सीधे चेहरा दिखाने को कहते तो भी वो मना नहीं कर सकता था जब तक कि वो शत्रुता न मोल लेना चाहे। यहाँ आने पर ही जेकब को समझ आया कि उसने शायद रेयर फ्रीडम प्लेन्स की 4 शक्तियों की सतह को ही खरोचा है, और उसके जैसे टियर 8 फाइटर्स शायद उतने दुर्लभ नहीं थे जितना उसने सोचा था। बहरहाल, जब तक वे कोई असाधारण हरकत नहीं करते, उसे उनके साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं थी। जेकब ने अपना काला नकाब उतार दिया, ठीक वैसे ही जैसे मिलान और डगलस की आंखें चमकी और उन्होंने उसे एक साथ देखा। लेकिन जब उन्होंने जेकब का घावों से भरा चेहरा और सिर देखा तो वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि वो किस तरह के अनुभवों से गुजरा है। क्या पहले कभी किसी योद्धा का चेहरा नहीं देखा?
जेकब ने ठंडे स्वर में ताना मारा और दूसरे दोनों की परवाह किए बिना खाना शुरू कर दिया। है, तुम अपनी त्वचा पर उन शानदार निशानों के साथ हम बारबेरियंस की तरह ज्यादा लगते हो। मिलान ने खुशी से हंसा क्योंकि उसे भी दिखावे की कम परवाह थी। डगलस ने भी सिर हिलाया क्योंकि उसे भी दिखावे की कम परवाह थी। चूंकि उन दोनों ने पुष्टि कर ली थी कि जेकब कोई वांटेड आदमी नहीं है और किसी ज्ञात प्रजाति से नहीं है, वे अधिक निश्चिंत थे क्योंकि इससे जेकब का आवारा बैकग्राउंड और भी मजबूत हो गया। डगलस अचानक बोला, मिस्टर जैक, अगर आपको बुरा ना लगे तो पूछ सकता हूँ, आपकी प्रजाति क्या है? अगर आप नहीं बताना चाहते तो कृपया मान ले कि मैंने पूछा ही नहीं। मैं बस उत्सुक हूँ क्योंकि आपकी त्वचा का रंग और लक्षण एल्व्स जैसे हैं, लेकिन आपके बाल और कान उनसे अलग हैं। जेकब को इस तरह के सवाल की उम्मीद थी, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी और कहा, मुझे भी नहीं पता कि मेरी किस्म क्या है क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक छोटे से गांव में पैदा और पला बढ़ा हूँ। लेकिन हम सब खुद को फेसलेस एंशिएंट कहते थे, तो बस यही है। जेकब जानता था कि रेयर प्लेन्स में कोई इंसान मौजूद नहीं है, इसलिए उसने अपनी नस्ल के बारे में अज्ञानी होने का नाटक किया और उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए उस परेशान करने वाले नाम का उपयोग किया। उसका नाम पहले ही जाहिर हो चुका था और वो जानता था कि सोसाइटी को ये जानने में देर नहीं लगेगी कि वो यहाँ है। लेकिन जब उसने सोचा कि गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री उनसे कितनी नफरत करती है, तो उसे उन्हें स्कल्स से निपटने के लिए इन्हें उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वे उन्हें अपने क्षेत्र के भीतर अपने किसी कर्मी पर हमला करने नहीं देंगे, वरना अगर खबर बाहर गई तो वे रेयर फ्रीडम प्लेन्स की हंसी का पात्र बन जाएंगे। मैं समझता हूँ। डगलस ने समझदारी में सिर हिलाया, लेकिन ये साफ नहीं था कि उसने जेकब की कहानी पर विश्वास किया या नहीं। इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और उन सब ने शांतिपूर्ण नाश्ता किया, जिसके बाद मिलान ने सबको अपने ऑफिस में ले गया, जो डाइनिंग रूम के ठीक बगल में था। सबके बैठने के बाद डगलस ने आखिरकार काम की बात की। मिस्टर जैक, चूंकि आप नौसेना में नहीं रहना चाहते, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने मुझे भी यहाँ भेजा है। लेकिन पहले मैं भविष्य की गलतफहमी से बचने के लिए एक बात साफ करना चाहता हूँ। कृपया खुलकर बोलें। जेकब ने सिर हिलाया। डगलस ने कहा, चूंकि आप गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में पैदा नहीं हुए थे और आपका कोई परिवार या हमारी कंट्री में रहने या रजिस्टर्ड कोई प्रजाति नहीं है, हमें आपको एक नई प्रजाति के रूप में रजिस्टर करना होगा और आपको लेवल 2 नागरिकता देनी होगी, जो हम केवल उस परिवार के सदस्य को देते हैं जो कम से कम 50 वर्षों से हमारी कंट्री में रह रहा हो। लेकिन नई प्रजाति नागरिकता कानून के अनुसार आपको भी 50 वर्षों तक गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री की सेवा करनी होगी। लेकिन नई प्रजाति नागरिकता कानून के अनुसार आपको भी 50 वर्षों तक गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री की सेवा करनी होगी। जेकब की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आप इस सेवा को विस्तार से समझा सकते हैं? जेकब को इसकी उम्मीद थी, क्योंकि वो जानता था कि वे उसे अपनी रैंक में शामिल करके ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ देंगे। अगर वे उसे ज्वाइन करने देते और फिर मर्जी से जाने देते, तो जेकब को उनके असली इरादों पर ज्यादा शक होता। हालांकि मिलान ने उसे इस लेवल 2 नागरिकता के बारे में बताया था, लेकिन उस बूढ़े लोमड़ी ने विवरण नहीं बताए थे और जेकब को पहले उनके बेस में घुसने दिया, जहां उसके पास उनकी शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। और तो और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, जैसे उन्होंने पहले ही तय कर लिया हो कि उसे कैसे संभालना है। ये गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के बड़े अधिकारियों की चालाकी को भी उजागर कर रहा था। डगलस ने साफ शब्दों में जवाब दिया, जब मैं सेवा कहता हूं तो मेरा मतलब है सेना में आपकी सेवा, इससे पहले कि आप रिटायर हो सके या अपनी रैंक के साथ जारी रख सके। लेकिन 50 साल की सेवा आपके लिए अनिवार्य है। अगर ये किसी नई प्रजाति का पूरी तरह से नया कबीला होता जो हमारे देश की रैंक में शामिल होना चाहता और हमसे फ़ायदा उठाना चाहता, तो उन्हें हमारे देश में कोई क्षेत्र आवंटित किए जाने से पहले 100 साल तक सेना में सेवा करनी पड़ती। और तो और ये सेवा गुलामी नहीं है, अगर आपको ये चिंता है। और हम आपसे काम कराते कराते मार नहीं डालेंगे। आपको बस कभी कभार सेना के काम यानी असाइनमेंट्स पूरे करने होंगे। आपको उचित इनाम और कई अन्य लाभ दिए जाएंगे जो सेना अपने बेहतरीन सदस्यों को देती है। जेकब एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा, आपके पास मेरे लिए एक और विकल्प भी है ना? डगलस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब जेकब ने उसे जल्दी से भांप लिया। वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ये बस एक कठिन विकल्प था, जिसके बाद जेकब को एक आसान विकल्प दिया जाता। इससे उसके उस आसान विकल्प को चुनने की संभावना बहुत बढ़ जाती, जिसे देश ने पहले ही जेकब के लिए चुन लिया था और उसे उसमें फंसाना चाहता था। मिलान एक तरफ कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने जेकब की तेज अंतर्दृष्टि का अनुभव पहले ही कर लिया था और उसने डगलस को चेतावनी दी थी कि शब्दों के साथ ज़्यादा न खेले, वरना वो पकड़ा जाएगा। जेकब कोई भटका हुआ आवारा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था, सिर्फ इसलिए कि वो कभी रेयर रीजन में नहीं आया था। उसकी ताकत ही उसकी सर्वाइवल क्षमताओं का सबूत थी। डगलस ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मिस्टर जैक ने सही अंदाज़ा लगाया। एक और विकल्प है,
जिसमें आपको 50 साल तक सेना में सेवा करने या किसी खतरे का सामना करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको देश का पूरा समर्थन और संसाधन मिलेंगे। मुझे क्या करना होगा? जेकब ने उत्सुकता से पूछा। आपको बस नाइटमेयर नाइट लीजन के एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा और अगर आपका परिणाम संतोषजनक रहा तो हम खुशी खुशी आपको ये विकल्प और उससे भी ज़्यादा ऑफर करेंगे। डगलस ने भावहीन होकर कहा। तो आप कह रहे हैं कि ये दूसरा विकल्प इस टेस्ट के परिणाम पर निर्भर करता है, लेकिन अगर मुझे वो परिणाम नहीं मिले जिसकी आप उम्मीद करते हैं तो? जेकब ने सवाल किया। वो जानता था कि नाइटमेयर नाइट लीजन किस तरह की जगह है और 3 महाशक्तियों में से यही एक थी जिसके संपर्क में वो अब तक नहीं आया था। तो वो अंदाज़ा लगा सकता था कि ये टेस्ट शायद उसकी असली क्षमता या उसकी प्रजाति से जुड़ी कोई चीज़ उजागर कर सकता है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था, बिना ये जाने कि वे क्या योजना बना रहे हैं या ये टेस्ट असल में करता क्या है। डगलस को इस सवाल की उम्मीद थी। उस स्थिति में आपको 50 साल तक सेवा करनी होगी, उसके बाद ही आप लेवल 2 नागरिकता के साथ रिटायर हो सकते हैं। फैसला करने से पहले मुझे आपको हमारी नागरिकता के बारे में समझाने दें। जब लेवल 2 नागरिकों के हमारे देश में संतान होती है तो उन्हें लेवल 1 नागरिक माना जाता है और उन्हें अपने माता पिता के समान नागरिक स्तर को बढ़ाने के लिए 10 साल तक सेना में सेवा करनी होती है। हालांकि लेवल 2 से लेवल 3 नागरिक बनने के लिए उत्कृष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है और एक लेवल 3 नागरिक की संतान लेवल 2 नागरिक के रूप में पैदा होती है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें सेना में कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है और वे चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। जहाँ तक लेवल 4 नागरिकता की बात है, इसे प्राप्त करना सबसे कठिन है और केवल कुछ ही लोगों के पास है ये, और वे सभी हमारे देश के नेता हैं। अगर आप उन अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने में कामयाब रहे तो आपको सीधे लेवल 2 नागरिकता दी जाएगी और लेवल 3 नागरिकता प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा। डगलस ने धैर्यपूर्वक समझाया। जेकब इस लेवल वाली बकवास से ज़रा भी प्रभावित नहीं था, क्योंकि वो यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने की योजना नहीं बना रहा था। तो इस नागरिकता को पाना या ना पाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। क्या होगा अगर मुझे आपके देश की नागरिकता चाहिए ही नहीं? मेरा मतलब है, चलिए साफ करते हैं, मैंने आपके खिलाफ कोई अपराध नहीं किया है, ना ही मेरी आपसे कोई दुश्मनी है और मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। तो आप मुझे अपनी रैंक में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और इसीलिए आपने मुझे ये बेहतरीन विकल्प दिए और मैं सम्मानित हूँ, यानी फ्लैटेड हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा साहसिक हूँ और मेरी ज़िंदगी के 50 साल मेरे लिए बहुत लंबा समय है। चूँकि आप लोगों ने मुझे रास्ता दिया और अपनी मेहमान नवाजी दिखाई, मैं आपका कर्जदार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी ज़िंदगी के 50 साल तो नहीं मांगे जा सकते, है ना? जेकब ने तीखा सवाल किया। हालांकि वो अपना सिर झुकाने को तैयार था, लेकिन अगर उसने बहुत ज़्यादा झुकाया तो वो कट सकता है। इसके अलावा चूंकि वे कानून की बात कर रहे थे, वो देखना चाहता था कि वे अपने फ़ायदे की बात आती है तो नियमों को कितना मोड़ सकते हैं। डगलस की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने जेकब का अप्रत्याशित जवाब सुना, क्योंकि रेयर फ्रीडम प्लेन्स में वो कहीं भी जाए उन्हें इन नियमों का पालन करना पड़ता था जब तक कि वे रेयर फ्रीडम प्लेन्स की सुरक्षा में नहीं रहना चाहते थे। मिस्टर जैक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम सिर्फ लिफ्ट देने के लिए आप पर मालिकाना हक नहीं जता सकते। हालांकि मैं चाहूँगा कि आप इस विकल्प पर पुनर्विचार करें, क्योंकि अगर आप किसी और शक्ति में शामिल होते हैं तो उनकी भी यही शर्तें होंगी। जब तक कि आप रेयर विल्डरनेस प्लेन्स में नहीं रहना चाहते, जो अज्ञात खतरों और उन बुरे और दुष्ट प्राणियों से भरा है जो हम जैसे सभी जीवित प्राणियों के दुश्मन हैं। इस अप्रत्याशित टिप्पणी ने जेकब को चकरा दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। डगलस ने जेकब की उलझन को भांप लिया और सादे शब्दों में कहा, यह स्वाभाविक है कि आप उन बुरे प्राणियों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वे रेयर प्लेन्स पर मौजूद हैं और हम सभी सदियों से उनसे लड़ रहे हैं। हालांकि मैं आपके हमारी रैंक में शामिल होने से पहले इस टॉप सीक्रेट जानकारी को उजागर नहीं कर सकता, और अगर आप अभी भी जाना चाहते हैं तो आप जाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन आप हमारी नागरिकता के बिना हमारे शहरों में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सुनकर जेकब चुप हो गया, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि डगलस इस खतरे या जो भी वो बात कर रहा है के बारे में झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अपने शहरों में प्रवेश करने में असमर्थ होने के बारे में पक्का झूठ बोल रहा था। आखिरकार अभी भी 3 महाशक्तियाँ थीं और उसे विश्वास नहीं था कि वे उच्च स्तरीय सदस्य भी उनके नागरिक हैं। लेकिन सवाल ये था, क्या वे उन्हें उनसे संपर्क करने देंगे? और तो और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वे नहीं चाहते कि वो 3 महाशक्तियों के संपर्क में आए, और उसे यकीन नहीं था कि अगर उसने सचमुच भागने की कोशिश की तो वो यहाँ से सही सलामत निकल पाएगा या नहीं। तो जेकब ने सबसे सीधा विकल्प चुना और देखा क्या होता है। लगता है मैं अज्ञानी और बहुत घमंडी हो रहा हूँ, तो ठीक है, मैं 50 साल की सेवा चुनूंगा। डगलस फिर से जेकब की पसंद से चकरा गया, क्योंकि दूसरे विकल्प से गुजरना जेकब को नुकसान में नहीं डालेगा, लेकिन अगर वो सफल हुआ तो उसे फ़ायदा होगा। मिलान, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला, जैक, इतनी जल्दी मत चुनो, क्योंकि अगर तुम सचमुच ये विकल्प चुनते हो तो तुम्हें 50 साल की सेवा खत्म होने तक 3 महाशक्तियों की किसी भी शाखा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ऐसा क्यों? जेकब की आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई, जैसे वो गुस्से में हो। ये उसे उनके ज्ञान से पूरी तरह से काट रहा था। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में है कि लेवल 2 से नीचे का कोई भी नागरिक 3 महाशक्तियों में शामिल नहीं हो सकता। तो आप इन कानूनों को दूसरे 3 देशों में भी देख सकते हैं, सिर्फ हम में नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे विकल्प के लिए सहमत होते हैं तो हम आपको नाइटमेयर नाइट लीजन में शामिल होने देंगे और आप उनके संसाधनों तक भी पहुंच सकते हैं, डगलस ने विवरण दिया। इन टेढ़े मेढ़े कानूनों का क्या मतलब है? जेकब इन अजीब कानूनों और इस बात से बहुत हताश था कि वे 3 महाशक्तियां इस सब को बर्दाश्त क्यों कर रही हैं। वे बस इन 4 देशों को खुद को नियंत्रित करने दे रहे हैं और उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे जेकब और भी उत्सुक हो गया कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे रखेंगे, और अगर ये दूसरे देशों में भी वैलिड हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे स्थिति का साफ नक्शा चाहिए, और नाइटमेयर नाइट लीजन मुझे कुछ ढील दे सकता है। जेकब ने आह भरी और इस्तीफे में सहमत हो गए। जेकब के एंट्रेंस टेस्ट लेने के लिए राजी होने के बाद मीटिंग खत्म हो गई। इसके बाद जेकब और डगलस ने मिलान को विदा किया, क्योंकि डगलस जेकब को ईस्ट गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस के सबसे बड़े शहर की तरफ ले जाने वाला था, जहां वो 2 दिनों में नाइटमेयर नाइट लीजन का एंट्रेंस टेस्ट देगा। लेकिन ये जेकब के लिए बस एक अस्थायी टेम्पररी पड़ाव था, क्योंकि चाहे वो पास हो या फेल, उसे नेवी से दूर किसी दूसरे प्रांत में नियुक्त यानी इंस्टेट किया जाएगा। हालांकि जेकब को नहीं पता था कि ईस्ट गोल्डन स्वॉर्ड नेवी गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री की सबसे सुरक्षित आर्मी यूनिट थी, और बहुत कम लोगों को नेवी में जाने का मौका मिलता था, जिसे उसने अनजाने में ठुकरा दिया था। चलती हुई मिलिट्री जीप में जेकब ने अपने बगल में बैठे डगलस से पूछा, चूंकि मैं आपकी रैंक में शामिल होने के लिए सहमत हूं, क्या आप मुझे उन दुष्ट प्राणियों के बारे में बता सकते हैं जिनका आपने जिक्र किया था? जब डगलस ने इस अजीब रहस्य का खुलासा किया था तो जेकब उत्सुक था और जानना चाहता था कि 4 देशों को सदियों तक लड़ने के लिए क्या मजबूर कर सकता है। डगलस ने जीप चला रहे सैनिक की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, इंतजार करें जब तक आप अपना टेस्ट पूरा ना कर लें मिस्टर जैक। कोई जल्दी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना ध्यान खो दें। जेकब की भौं थोड़ी भड़की, लेकिन उसने इस विषय को दोबारा नहीं उठाया। तो उसने विषय बदला जो उसे उत्सुक कर रहा था। तो क्या आप मुझे नाइटमेयर नाइट लीजन टेस्ट और उनकी रैंक्स के बारे में बता सकते हैं? और इस टेस्ट को पास करने के लिए मुझे किस तरह की रैंक की ज़रूरत होगी? हालांकि जेकब जानता था कि कॉमन प्लेन्स में नाइटमेयर नाइट लीजन मौजूद है, लेकिन उसे अभी भी उनके संपर्क में आने का मौका नहीं मिला था और ना ही उनकी रैंक्स के बारे में पता था। और तो और, कॉमन प्लेन्स की वो मर्सन रैंक्स रेयर प्लेन्स में लागू नहीं होती थीं। इसलिए वो उत्सुक था कि वे यहाँ पावर लेवल कैसे मापते हैं, और क्या जादू वालों के लिए उनके पास अलग ग्रेड्स हैं। हालांकि जेकब को अभी तक रेयर प्लेन्स में कोई जादुई शक्ति वाला नहीं मिला था, लेकिन वो जानता था कि वे इस अवधारणा से अनजान नहीं है। बस ये जानकारी उन लोगों से छिपा रहे हैं जिन्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इस बार डगलस ने सवाल से किनारा नहीं किया और उत्सुकता से पूछा, लगता है जिस जगह से सर जैक आए हैं वहाँ नाइटमेयर नाइट लीजन नहीं था? आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी शोहरत और नाम के बारे में सुना है। जेकब ने सिर हिलाया। स्टार नेटवर्क पर भी 3 महाशक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे स्वीकार करने से ये और साफ हो जाता कि वो बस एक गवार है और लोग उसे और भी कम आंकते। डगलस की आंखों में समझदारी चमक उठी और उसने कहा, यह भी बताता है कि मिस्टर जैक के पास 3 महाशक्तियों का कोई पहचान बैच क्यों नहीं था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर जैक, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि नाइटमेयर नाइट लीजन में शामिल होना सबसे मुश्किल है, लेकिन आपकी मौजूदा ताकत के साथ ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनकी रैंक्स की बात है, तो सबसे निचली रैंक है रिजर्व नाइटमेयर नाइट, और उसके बाद रैंक 1 नाइटमेयर नाइट से रैंक 9 नाइटमेयर नाइट तक। लेकिन ये सभी रैंक्स कॉमन टीयर प्रजातियों के लिए है। हमारी जैसी रेयर टीयर फाइटर प्रजातियों के लिए रैंक स्टार रैंक्स में बदल जाती है। 1 स्टार नाइटमेयर फाइटर नाइट हासिल करने के लिए किसी को कम से कम 500 टन की शारीरिक ताकत और उम्र 100 साल से कम होनी चाहिए। 1 स्टार नाइटमेयर फाइटर नाइट को पार करने की सीमा किलो टन में ताकत का स्तर होना है, लेकिन इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 9 स्टार नाइटमेयर फाइटर नाइट रैंक्स तक होती है। हमारे रेयर फ्रीडम प्लेन्स में सबसे शक्तिशाली नाइटमेयर फाइटर नाइट का रिकॉर्ड 4 स्टार है, और वो व्यक्ति चारों देशों में पूरे नाइटमेयर नाइट लीजन का मौजूदा प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन है, और वो आयन सियराज के आयन जायंट ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है। डगलस की आवाज़ में सम्मान की झलक थी जब उसने जेकब को ये खुला रहस्य बताया। ये सुनकर जेकब हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस 4 स्टार नाइटमेयर नाइट के पास कैसी शारीरिक ताकत होगी। उसका 800 टन से ज़्यादा की शारीरिक ताकत होने का सारा आत्मविश्वास धुएं में उड़ गया।
उसे लगा कि उसका विनम्र रहने का फैसला बिल्कुल सही था। उसने डगलस की बातों से कुछ और भी खोजा और अज्ञानी होने का नाटक करते हुए पूछा, आपने कहा कि ये रैंक्स हम जैसी फाइटर प्रजातियों के लिए हैं। मैंने स्टार इन्फॉर्मेशन सी पर एक लेख पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि दो विशिष्ट श्रेणियां यानी कैटेगरीज हैं, फाइटर और वाइजर प्रजातियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब क्या है? डगलस इस सवाल से हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि स्टार इन्फॉर्मेशन सी पर इस तरह की जानकारी सचमुच मौजूद थी और कोई भी इसे ढूंढ सकता था अगर वो रैंक्स के बारे में उत्सुक हो। और तो और, नाइटमेयर नाइट लीजन एंट्रेंस टेस्ट जेकब के बारे में यही तत्व उजागर करेगा, इसलिए उसे इसे समझाना ही पड़ा। इसके अलावा, जब जेकब उनके प्राइवेट स्टार सर्वर में शामिल होगा तो उसे इस जानकारी के संपर्क में आना ही है। चूंकि मिस्टर जैक जल्द ही हमारी रैंक्स में शामिल होने वाले हैं, मुझे इस गुप्त जानकारी को उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं है। वाइजर प्रजातियों का संबंध अलौकिक शक्तियों से है, जिन्हें हम जादू कहते हैं। वाइजर प्रजाति कहलाने के लिए जादू की मौजूदगी को महसूस करना जरूरी है, जो वास्तव में हमारे आसपास तत्व जैसे आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह है। इसलिए एक वाइजर प्रजाति का टीयर जितना ऊंचा होगा, वे मैजिक को नियंत्रित करने में उतने ही माहिर होंगे। हम इस मैजिकल शक्ति को मैजिक मेजरिंग डिवाइस नामक किसी चीज से मापते हैं, लेकिन वो डिवाइस केवल उस जादू की मौजूदगी को माप सकता है जो पहले से ही जागृत हो चुका है। ये नहीं बता सकता कि किसी में वाइजर बनने की क्षमता है या नहीं। हालांकि नाइटमेयर नाइट लीजन के पास ऐसा एक डिवाइस है, और अब आप समझ सकते हैं कि हम एंट्रेंस टेस्ट क्यों लेना चाहते हैं। डगलस ने भावहीन चेहरे के साथ अर्थपूर्ण ढंग से कहा। मुझे पता था जेकब की आंखें तीव्रता से चमकी, लेकिन उसने हैरान होने का नाटक किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं। मैं बहुत अज्ञानी और घमंडी था। उसने गहरी सांस ली और उम्मीद की एक झलक के साथ कहा, तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे पास ये जादुई क्षमता है तो मुझे सीधे लेवल 2 की नागरिकता मिल जाएगी। जेकब के हाव भाव देखकर डगलस हैरान नहीं हुआ, क्योंकि जादू के बारे में जानकर कोई भी उत्साहित हो जाता है। हालांकि ये भी सच था कि जब किसी को पता चलता है कि उसकी किस्मत में ये किस्सा कहानी वाली अवधारणा नहीं है, तो वो उतना ही निराश होता है। फिर भी ये देखना बाकी था कि जेकब की प्रजाति में ऐसी क्षमता है, इसलिए देश के कुछ महत्वपूर्ण लोग गुप्त रूप से जेकब पर ध्यान दे रहे थे। डगलस ने भावहीन रूप से जवाब दिया, बेशक, एक वाइजर प्रजाति रेयर फ्रीडम प्लेन्स में काफी दुर्लभ है और उन्हें रणनीतिक संसाधन माना जाता है, इसलिए उन्हें सबसे आलीशान उपचार भी दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जेकब अब हम पर कोई बात नहीं छिपाएंगे। हम सब ये सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर मिस्टर जेकब में भी जादू की क्षमता है तो आपको तुरंत रैंक 1 नाइटमेयर मैजिक नाइट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ तक कि नाइटमेयर नाइट लीजन भी एक मैजिक नाइट के साथ काफ़ी उदारता से पेश आता है और उन्हें सब कुछ के साथ ट्रेनिंग देता है। जहाँ तक हायर रैंक्स और वाइजर प्रजातियों के गहरे ज्ञान की बात है, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप मैजिक नाइट बनेंगे, वरना ये जानकारी आपके लिए बेकार हो जाएगी, उसने स्पष्ट कहा। मैं समझता हूँ। जेकब ने जोश में होने का नाटक किया, जबकि हकीकत में वो उलझन में था। इमोर्टिका ने कहा था कि हर रेयर प्रजाति एक तत्व या ऐसा कुछ अवाक कर सकती है, लेकिन ये आदमी कह रहा है कि ये डिवाइस किसी की जादुई क्षमता को उजागर कर सकता है, फिर भी ये दुर्लभ है। इमोर्टिका ऐसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोलेगी, तो ये डिवाइस साफ तौर पर दोषपूर्ण है। मुझे आश्चर्य है कि ये मेरे अब तक न जागे हुए तत्व का पता लगा सकता है। जेकब ने गंभीरता से सोचा। अब जब उसने अपने शक की पुष्टि कर ली थी, वो जानता था कि वहाँ पर्याप्त जानकारी मौजूद है जो वो चाहता है, और उसे बस इसे हासिल करना है। इसने जेकब को उन मैजिक कोर्सेज को इकट्ठा करने के बारे में भी काफ़ी आशान्वित किया। अब बस ये टेस्ट देना, वो पहचान बैज हासिल करना और उन प्राइवेट स्टार सर्वर में शामिल होना था। अंतिम परिणाम के बारे में जेकब ज़्यादा चिंतित नहीं था। भले ही अंतिम परिणाम में उसे नाइटमेयर मैजिक नाइट रैंक ना मिले, वो खुश होगा, क्योंकि इससे सारा अनचाहा ध्यान गायब हो जाएगा और कोई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। इसके बाद जेकब ने उन प्रांतों और शहरों के बारे में कुछ सामान्य सवाल पूछे, और डगलस ने तब तक जवाब दिया जब तक जेकब ने किसी संवेदनशील विषय को नहीं छेड़ा। 12 घंटे की ड्राइविंग और कई मैदानी खेतों और कुछ छोटे जंगली रास्तों को पार करने के बाद वे आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जेकब ने एक विशाल रोड पर चलती हुई और भी गैस गाड़ियां देखीं, जो बिल्कुल उसी आधुनिक सभ्यता जैसी लग रही थीं जिसे वो याद करता था। जल्द ही वे एक चेक पोस्ट पर पहुंचे जहां कई ट्रोल सैनिक आग्नेयास्त्र लिए खड़े थे, लेकिन मिलिट्री जीप को देखकर कोई अपनी जगह से नहीं हिला और उन्हें जाने दिया जब डगलस ने अपनी स्टार वॉच पर एक बैज दिखाया। इस चेक पोस्ट को पार करने के बाद जेकब ने क्षितिज पर इमारतें और कुछ गगनचुंबी इमारतें देखीं। वे ईस्ट गोल्डन स्वॉर्ड प्रोविंस के सबसे बड़े शहर ईस्टर सिटी पहुंच गए थे।
अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि